जो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली थी। अभी तक जितना मैट्रिक्स पढ़ा है उसमें किसी कॉन्सेप्ट में कोई डाउट? पक्का? एडजॉइंट निकालते हुए आ रहा है, एडजॉइंट वाली मेथड से इनवर्स निकालते हुए आ रहा है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन समझ में आ रही है, उसके यूज वाले कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए, कहीं मिले, थोड़े बहुत, ज़्यादा नहीं मिलते, पीवाईक्यूज में मिलेंगे, एक्सरसाइज में कमी मिलेंगे, पीवाईक्यूज में भी ऐसे नहीं बहुत भर भर के, बट ठीक ठाक मिल जाएंगे। ओके, और रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन भी समझ गया, वो बोर्ड में ही काम आएगा फॉर मैट्रिक्स। डिटरमिनेंट के लिए हमको जरूरत पड़ेगा, जेई में भी हमें वो परफॉर्मेंस मतलब परफॉर्म करना ही पड़ेगा, बहुत सारा जरूरत पड़ता है उसका, पर मैट्रिक्स के लिए रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली आपको बोर्ड के लिए जरूरत पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए यहाँ पे क्या हो रहा है, तो सबको समझ में आता है, आई में कन्वर्ट करते आता है। उसका कोई क्वेश्चन किया था, आई बनाने वाला कर लिया था ना, रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करके। ओके, अगर रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में किसी को कुछ दिक्कत आती है तो उसके लिए बोर्ड बुक रेफर कर सकता है, बस उतने से पार्ट के लिए, ठीक है। बाकी उसका बोर्ड बुक का मैट्रिक्स करने का ऐसा कोई जरूरत नहीं है अभी, बाद में भी वो एग्जाम के टाइम पे देखोगे तो हो ही जाता है, वो थोड़ी देर में ही हो जाता है, तो उसके लिए वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कैलकुलस के लिए ज़रूरत था, तो बोर्ड बुक भी सबने एटलीस्ट एक बार गो थ्रू तो हुए हो ना फॉर कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस स्पेशली, ठीक है। ओके, तो अभी अगला जो पार्ट है वो डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स दोनों में ही कॉमन है, बट आपको दोनों ही चीज़ें आनी चाहिए। एडवांस में कुछ सालों में लास्ट में ऐसे क्वेश्चन आए जो मैट्रिक्स से ही सॉल्व हो पाएंगे, या सॉल्व दोनों से हो भी जाएंगे, बट मैट्रिक्स का लैंग्वेज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यूजुअली अगर अपने लिए क्वेश्चन आता है और दोनों ऑप्शंस होते हैं तो जो डिटरमिनेंट में जो मेथड पढ़ेंगे वो ज़्यादा इजी रहता है, वो क्रेमर्स रूल नाम से जो है, ठीक है। मैं भी किसी बोर्ड में वो 10th में रहता है, साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने वाली चीज़ें, बट हाँ सब बोर्ड्स में नहीं रहता है। मैं भी स्टेट बोर्ड में रहा होगा, था ना, हाँ, और बाकी आईसीएसई में तो आई थिंक नहीं था, मैट्रिक्स ही नहीं था, मैट्रिक्स था बट क्रेमर्स रूल नहीं था, मल्टीप्लिकेशन तक ही था। ओके, पढ़ लेते हैं, थोड़ा छोटा सा ही है तो, लेकिन मैट्रिक्स की लैंग्वेज, वो मैट्रिक्स के तरीके से लिखने के तरीके में भी आपको पता होना चाहिए, बिकॉज एग्जाम में वैसा आएगा। चाहो तो उसके ही पीवाईक्यूज कर लेंगे, अभी एडवांस वाले ही कर लेंगे सीधा, थोड़े से हार्ड रहेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है, तुम होशियार बच्चे हो, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्या है आपके पास, आपके पास कोई इक्वेशन दे के रखी हुई है, मैट्रिक्स इक्वेशन। हमारे पास साइमल्टेनियस इक्वेशन दे रहेगी, उससे हम मैट्रिक्स इक्वेशन कैसे बनाएंगे वो देख लेंगे, बट अभी हम डायरेक्ट बात कर रहे हैं मैट्रिक्स इक्वेशन की। तो मैट्रिक्स इक्वेशन, मान लो कोई एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स है ए, उसके साथ कोई वेरिएबल वाला पार्ट है, ठीक है, और इक्वल टू में कुछ और दे रखा है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये ऐसा है, A1 नंबर्स में ले लो 2 3 4 2 XY इक्वल टू 1 9, ऐसा कुछ। तो एक्चुअली ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस लिखी हुई है, आप इसको मल्टीप्लाई करके कंपेयर करोगे, मल्टीप्लिकेशन तो आपको आता है मैट्रिक्स का, और कंपैरिजन करते भी आता है। इस करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट इक्वल होना चाहिए ना, तो लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक कॉलम मैट्रिक्स बनेगा, से यहाँ पे क्या आएगा 2x प्लस 3y, और इधर 4x प्लस 2y, और ये किसके इक्वल 1 और 9 के। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल करेंगे तो एक्चुअली वो दो लाइंस लिखी हुई है, राइट। 2x प्लस 3y इक्वल टू 1, 4x प्लस 2y इक्वल टू 9, और फिर इसका सॉल्यूशन चाहिए, मतलब वही x और y की वैल्यूज चाहिए, तो हमें साइमल्टेनियसली सॉल्व करते आता है, तो वहां से आपसे x और y की वैल्यूज नहीं पूछने वाले, वो साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हो ना। क्या हुआ, कोफिशिएंट इक्वल करके सॉल्व कर ही लोगे, बचपन में पढ़ा होगा ना, कि सिखाऊं? नहीं ना, वेरी गुड। बट अब यहाँ पे कुछ कंडीशंस है जो इनवर्स, एडजॉइंट के टर्म्स में देखनी रहती है, डिटरमिनेंट के टर्म्स में देखनी है। क्यों ऐसा है, जैसे मान लो मैंने कोई दो लाइंस ली होती जनरल वाली, a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, या प्लस ही c1 ले लो, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, तो कुछ कंडीशंस थी
इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन होगा, कुछ तरीके थे। अभी ये मैंने लाइन्स लिखी है। हमारे पास ज़्यादातर एप्लीकेशन 3 वेरिएबल्स का आएगा। 3 वेरिएबल्स का लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ प्लेन सरफेस, ठीक है। तो अभी हम लोग, लेकिन ये एग्जांपल के लिए समझने के लिए 2 वेरिएबल्स में देख रहे हैं, बिकॉज लाइन का ज्योमेट्री आप सबको आता है। तो क्या 2 लाइन हमेशा इंटरसेक्ट करेगी? नहीं, नॉट नेसेसरी। हाँ, 2 लाइन एग्जैक्टली एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकती है, यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है उनका। हाँ, तो ये लीनियर इक्वेशंस का यूनिक सॉल्यूशन पॉसिबल है। अच्छा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी पॉसिबल है, ओवरलैपिंग हो जाए। बट क्या कोई और फाइनाइट नंबर अदर देन 1 पॉसिबल है? नहीं। तो 3 ही केस होंगे, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन की क्या कंडीशन आती है? करेक्ट। तो यहाँ पे कोफिशिएंट्स में a1/a2 शुड नॉट इक्वल टू b/2। तो यहाँ पे क्या आता है? यूनिक सॉल्यूशन आता है ना, याद होगा तुमको? 6th में 7th में होता है, 6th 7th में होता है ना, तो 8th में होता है। तुमको कभी नहीं था? तुम तो आईजी वाले थे, आईजी वाले थे ना, आईजी वाले, तुम भी आईजी वाले थे। आईजी में तो कभी नहीं होता, एसएससी बोर्ड में तो भाई 6th 7th में होगा। कोई एसएससी बोर्ड से नहीं है? अबे कभी नहीं था? कभी तो था ना, ग्राफिकल था सीधा। उससे पहले किसी और में ये नहीं आया, सब साथ में आया। आईसीएससी में पहली बार है। हाँ, ओके, चलो स्ट्रेट लाइन तो समझते हो ना। तो अगर दोनों लाइंस पैरेलल होगी तो उसकी क्या कंडीशन आएगी? तो ये स्लोप दोनों का इक्वल नहीं हो गया। ये यहाँ से ये -b1/a1 इक्वल टू -b2/b2 वाली कंडीशन सॉल्व करी। अरे वो करेंगे ना अभी। इसका स्लोप क्या है बेटा? चलो अपन ने जो देखा उससे देख लेते हैं। स्लोप आता है ना, स्लोप क्या है? m2 इफ m1 इज नॉट इक्वल टू m2 देन क्या लाइंस पैरेलल है? नहीं। दोनों x और y प्लेन की लाइंस है, प्लेनर लाइंस है ना, कट करेगी, ऑलवेज कट करेगी ना। अब ठीक है, तो m1 नॉट इक्वल टू m2 तो लाइन इंटरसेक्ट करेगी। तो ये जो कंडीशन लिखी है ये m1 नॉट इक्वल टू m2 से आई क्या? हाँ, माइनस माइनस कट गया, वो बस इधर उधर सेग्रीगेट कर दी चीजें। अगर लाइन्स पैरेलल होगी तो m1 इक्वल टू m2। अब 2 चीजें हैं पैरेलल में, ओवरलैप कर जाए या फिर दूर दूर हो रहे हैं, सी पे डिपेंड करेगा ना। तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, कोफिशिएंट्स का रेशियो सेम रहेगा तो स्लोप सेम ही आ जाएगा। तो ये स्लोप तो सेम हो गया, लेकिन अब यहाँ पे 2 कंडीशन है। करेक्ट, अगर c1/c2 है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और a1/a2 तो इक्वल टू b1/b2 है, बट नॉट इक्वल टू c1/c2, तब नो सॉल्यूशन। तो ये वाला चीज अपने को डायरेक्टली इक्वेशन से पता होना चाहिए, ठीक है। ये हटा दो ना इधर का, तो ये याद रहेगा ना। खैर ये लिखवाने का मन नहीं था, बट ठीक है, तुम लोग ने नहीं पढ़ा था तो लिख लिया हमने। ये भी समझ में आता है अब। लेकिन यही इसी टाइप की कंडीशन यहाँ पे चाहिए। मतलब इसको डायरेक्ट वो इक्वेशन से कन्वर्ट करके नहीं निकालेंगे हम लोग। डायरेक्टली मैट्रिक्स की चीजें बहुत सारी जानते हैं, वहीं से डायरेक्ट चीजें सोचेंगे, ठीक है। तो मुझे अगर इस यहां से x निकालना है, x इज द वेरिएबल मैट्रिक्स ना, तो a का मल्टीपल, हाँ, इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दे, प्री मल्टीप्लाई या पोस्ट मल्टीप्लाई? प्री मल्टीप्लाई। तो a इनवर्स इंटू a इंटू एक्स इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू p। तो x इज इक्वल टू इनवर्स इंटू b। फिर इधर से मैं a इनवर्स इंटू b जो मैट्रिक्स आएगा उससे कंपेयर करके x के एलिमेंट्स कंपेयर करके
स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई का वैल्यू निकाल सकते हैं, राइट? कोई कंफ्यूजन नहीं ना? लेकिन क्या ए इनवर्स ऑलवेज एग्जिस्ट करता है? नहीं, कुछ खास चीजें रहेगी ना। तो फिर हम लोग को इसको इनवर्स के टर्म में ना देख के जहां से कंडीशन लिख पाए उसके फॉर्म में लेके जाते हैं। एडजॉइंट नहीं, ऑर्डर तो सेम ही आएगा ना, वो इक्वेशंस है तो वो ऑर्डर है, ऑर्डर का दिक्कत नहीं है। मल्टीप्लिकेशन की बातें नहीं हो रही, अभी इक्वेशन की बातें हैं। नंबर ऑफ सॉल्यूशन है या नहीं है उसकी बातें हो रही, ठीक है? तो ए इनवर्स क्या होता है? इनटू बी। तो इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो उसके लिए डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना होना चाहिए? नॉन जीरो। मतलब सिंगुलर होना चाहिए मैट्रिक्स या नॉन सिंगुलर? नॉन सिंगुलर ना। इफ मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर देन उसका इनवर्स डिफाइंड रहेगा, राइट? ऐसे होता है। तब यहां पे कंडीशंस लगानी पड़ेगी ना भाई कि डिटरमिनेंट ऑफ ए जो रहेगा वो नॉट जीरो रहेगा, सही है? अच्छा, अब डिटरमिनेंट नॉट जीरो है तो एडजॉइंट किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट तो यूनिक होता है ना, हमने लिखा भी था। किसी भी स्क्वायर नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स यूनिक होता है, दैट इज एडजॉइंट भी यूनिक ही होता है। तो फिर यहां पे हम लोग अब कंडीशंस लिखेंगे जो काम की है। तो दो चीजें हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो और डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू जीरो, करेक्ट? अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो आया मतलब इनवर्स डिफाइंड हो गया। इनवर्स डिफाइंड हो गया मतलब यूनिक ए इनवर्स इनटू बी मिल गया, दैट इज यूनिक एक्स मिल गया, तो यूनिक सॉल्यूशन मिल गया। तो एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा, हाँ, मतलब वो यूनिक सॉल्यूशन, राइट? लिख लेने का अच्छे से, कोई कंफ्यूजन नहीं। लेकिन अगर एडजॉइंट डिटरमिनेंट का वैल्यू जीरो हो गया तो क्या? नो सॉल्यूशन। दोनों पॉसिबिलिटीज है। मैंने बोला अगर जीरो बाय जीरो क्या आएगा? बहुत सारी चीजें हो सकती है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो सकते हैं ना। बट अ नॉन जीरो वैल्यू डिवाइडेड बाय जीरो डज नॉट एग्जिस्ट। आप जीरो का टेबल बोलो, 3 लेके आओ, कभी नहीं आएगा, नहीं आएगा ना। यही तो कॉन्सेप्ट होता है, लिमिट में पढ़ा भी, जीरो बाय जीरो फॉर्म एग्जिस्ट कर सकता है ना, 3 बाय जीरो एग्जिस्ट करेगा क्या? नहीं। तो यहां पे भी दो केसेस बनेंगे। ये एक केस के लिए आएगा नो सॉल्यूशन और एक केस के लिए आएगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। बिकॉज डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो से तो दोनों पॉसिबिलिटीज आ रही है ना। अगर कहीं पे जीरो बाय जीरो आ गया तो इनफाइनाइट भी बन सकता है और नो सॉल्यूशन भी बन सकता है। तो फिर अब ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि नो सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, हमें थोड़ा सा और कुछ देखना पड़ेगा, कोई और कंडीशन भी आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। तो कौन डिसाइड करेगा? करेक्ट, न्यूमरेटर ना। हाँ, तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी यहां पे क्या होना चाहिए नो सॉल्यूशन के लिए? गलत, नॉट जीरो। अगर नॉट जीरो हो गया तो नॉट डिफाइंड आ जाएगा ना। और इधर के लिए ए इंटू बी शुड बी जीरो। अब इसमें एक और कहानी है, ये मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जीरो आना चाहिए। अब इसमें दिखोता क्या है, कभी कभी एडजॉइंट ऑफ ए खुद ही जीरो आ गया तो फिर तो बी का कुछ भी मल्टीप्लाई करो जीरो ही आएगा। एडजॉइंट ऑफ ए जीरो आ गया तो अब उस केस में अभी क्वेश्चन में समझाऊं या क्या है, यहां तक में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ठीक है, यहां पे ये मल्टीप्लिकेशन जीरो बोलने का मतलब, लेकिन अच्छा इसमें डिटरमिनेंट ऑफ ए तो जीरो था ही, एडजॉइंट ऑफ ए भी अगर जीरो आ गया तब दिक्कत क्या होती है? अब ये वाला चीज फॉर श्योर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी जीरो ही आएगा। तो फिर यहां पे ये वाला टेक्निक कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नॉट जीरो या जीरो है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन, ये वाला चीज एलिमिनेट, मतलब ये वाला चीज हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। ऐसा क्यों?
कैसे बताऊँ हाँ देखो, जैसे मान लो कि पैरेलल लाइंस का सेट ले लिया तुमने, ओके। अब पैरेलल लाइंस का सेट लिया 1 1 1 1 ऐसा ले लिया, तो इसका एडजॉइंट क्या है? 0 0 0 नहीं, इसका तो 1 1 1 1 आ जाएगा। और एक ले लो, अब तो 0 0 0 है ना। हाँ, एडजॉइंट वो कोफैक्टर्स निकालेंगे ना सारे, तो 0 0 0 हो रहा है। हाँ, बट ये कुछ ऐसे लाइन्स है, मान लो 3 वेरिएबल्स है तो x प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ पे समझ में आएगा ना ये क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। इधर में आएगा x y z, यहाँ पे कोई नंबर आएंगे ना, C1 C2 C3। तो एक्चुअली मल्टीप्लाई करके कौन सी चीज बनेगी? x प्लस वाई प्लस जेड। एक बार C1 बनेगा, एक बार C2 बनेगा और एक बार C3 बनेगा। बट तुमको डायरेक्टली यहां से दिखाई दे रहा है कि ये C1 C2 C3 की वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि इसके सॉल्यूशंस इनफाइनाइट आएंगे या जीरो सॉल्यूशंस आएंगे। अगर C1 C2 C3 सब इक्वल हो गए तो सब सेम बन जाएगा। 3 3 3 लिख दिया, सब सेम हो गया ना, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आएंगे ना। बट अभी ठीक है, तुमने 3 डिग्री की चीज ज्यादा नहीं पढ़ी, बट कॉमन सेंस से समझ में आ रहा है ना, ये पैरेलल कर्व्स है। हाँ, एक्चुअली ये प्लेन होते हैं। जैसे टू वेरिएबल्स में लीनियर इक्वेशन इज अ लाइन ना, थ्री डायमेंशंस में लीनियर इक्वेशन इज अ प्लेन। जैसे ये दीवार का इक्वेशन, तो ये दीवार एक प्लेन है, तो इसका इक्वेशन आएगा x प्लस वाई प्लस जेड वाले टाइप में, ओके। हाँ, ये सारी सरफेस जो दिखाई दे रही है, इसका इक्वेशन आता है लीनियर के टर्म्स में, लीनियर एडिशन, ओके। तो ये तीनों पैरेलल चीजें दिखाई दे रही है। तब ये अगर ओवरलैपिंग होगी तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। मान लो यहाँ पे सबकी जगह पे मैंने 3 3 3 लिख दिया, तो इक्वल 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 ही हो गया, तो भाई ओवरलैप ही करेगा ना। इतना एओडी से भी सोच सकते हो, ग्राफ तो थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग है अपने को। तो अब यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए फॉर श्योर 0 था, एडजॉइंट ऑफ ए 0 था, तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी कुछ भी लिखूं, आने वाला क्या है? 0। बट क्या जीरो सॉल्यूशन इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे हर बार? नहीं। किस पे डिपेंड करेगा? C1 C2 C3 पे, ओके। तो ये जो कंडीशंस हम लोग देख रहे हैं, ये एग्जांपल लिखने का मन था नहीं ना? याद रहेगा ना? हाँ, यहां पे एक खास चीज अपने पास क्या है कि इफ एडजॉइंट ऑफ ए 0, देन क्या करना पड़ेगा? दोनों पॉसिबिलिटीज है ना, जीरो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो फिर हमें कर्व की प्रॉपर्टीज से देखना पड़ेगा। कर्व मतलब लाइन या प्लेन जो भी बनेगी। तो अगर पैरेलल कर्व्स है तो उनके कांस्टेंट से डिसाइड होगा, राइट। हाँ, तो फिर हमको क्या चेक करना पड़ेगा? रेशियो। कौन सा रेशियो? A1 बाय A2 इज इक्वल टू B1 बाय B2 इज इक्वल टू C1 बाय C2। अगर चौथा भी हुआ तो D1 बाय D2 एंड सो ऑन। अगर ऐसा आ गया तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। अगर इनमें से कोई भी एक चीज गड़बड़ हो गई तो नो सॉल्यूशन। सो इफ दिस देन इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? पक्का? अब देखो, इनमें ना कुछ और चीजें भी है, अब इनको कैटेगराइज करते हैं। तो अपने पास सिर्फ ऐसा ये एक्स वाई जेड निकालने के लिए चीजें आएगी नहीं। मोहित क्या हुआ? एक्स वाई जेड निकालने के लिए आया तो भाई लाइन दे रखी है, लाइन दे रखी है मतलब जैसे मैंने उस क्वेश्चन में दी थी चीजें। क्या करोगे? लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर लोगे ना यार, कोफिशिएंट इक्वल करके। एक्स वाई जेड तो निकल ही जाएगा ना, उसके लिए इतना एडजॉइंट और इनवर्स क्यों निकालेंगे? 3 वेरिएबल्स में भी आया तब भी वेरिएबल्स को प्लस माइनस करके निकाल लेंगे ना। एडजॉइंट का मेथड यूज करेंगे क्या? नहीं। तो वो चीज पूछते भी नहीं है कि तुम एक्स वाई जेड निकालो। अगर गलती से पूछा भी एक्स वाई जेड तो फिर ऐसे कुछ चीजें रहेगी जहां से हम लोग इस तरीके से सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, कोई चीज मिसिंग है जो यहां से सॉल्वेबल नहीं है। ठीक है, तो ज्यादातर चीजें आती है अपने पास जीरो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, और इनके अब नाम भी दे रखे हैं। तो वो जस्ट वर्ड से इनफाइनाइट सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन ना बोल के कुछ और भी बोल सकते हैं। तो उसके लिए सिस्टम ऑफ इक्वेशंस की बातें आ रही है, जैसे बिकॉज ये सारी जो चीजें हैं वो सिस्टम की बातें हो रही है ना। जैसे मैंने अगर 3x3 लिखा तो 3 वेरिएबल्स का सिस्टम होगा। यहाँ पे ये जो एग्जांपल लिखा है वो 2 वेरिएबल्स का सिस्टम है, राइट।
तो सिस्टम के लिए आता है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट वर्ड। तो कंसिस्टेंट सिस्टम का मतलब होता है कि एटलीस्ट एक सॉल्यूशन है। अगर सॉल्यूशन है किसी सिस्टम का तो उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट। अभी लिखवाऊंगा ये सब वर्ड्स में। और दूसरे वाले का नाम क्या आ जाएगा? इनकंसिस्टेंट। ठीक है। अच्छा, एक और चीज ज्यादा हो जाएगा, पहले लिख लेते हैं। लिखो। नोट कर लोगे ना? ये लास्ट में लिखवाऊंगा इधर नीचे में कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट। ये यहां से लिखवा दूंगा मैं। इसके नीचे क्या आने वाला है? हेडिंग। हेडिंग क्या करोगे? सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्विंग। अच्छा, कैलकुलस सबका सॉल्व करके खत्म हो गया। डिफरेंशियल इक्वेशन तक का मॉड्यूल किसका किसका हो गया? पूरा एडवांस खत्म। एटलीस्ट सिंगल ऑप्शन एडवांस। बाप रे, 1 2 3 एटलीस्ट सिंगल ऑप्शन एडवांस में सिर्फ 4-5 लोग ही है। सारे टॉपिक्स का हो गया? सारे का हो गया? तुम्हारा भी हुआ? फिर हाथ ऊपर क्यों गया? फिर हाथ ऊपर क्यों गया? ऑल डन। उसके आगे कुछ हुआ? ओके। और एडवांस वाला एक्सरसाइज सिर्फ सिंगल ऑप्शन क्या है? मोर देन वन करेक्ट, मैच द कॉलम, ये सब किए? थोड़े टॉपिक्स के किए हैं। हाँ, उसमें ही ज़्यादा जरूरी है। इंटीग्रल डिफरेंशियल तो फिर भी थोड़ा बन जाता है, इंटीग्रल में ज़्यादा मेहनत रिक्वायर्ड है। ओके। एरिया तक का किसका किसका हुआ? सिर्फ एरिया तक? ज़्यादातर लोग सब एरिया पे ही है। बाप रे। और किसका किसका डेफिनेट भी नहीं हुआ अभी तक? सबका हो गया डेफिनेट? क्यों बेटा? तो कौन सा चीज़ खत्म नहीं हुआ? एडवांस का। थोड़े से पीवाईक्यूज फिर अब पहले कर लो, बाकी के टॉपिक्स के भी, क्योंकि अब पूरे सारे टॉपिक सॉल्व करने का अभी जस्ट टाइम नहीं है। फिर ये करंट टॉपिक और छूट जाएंगे। तो अब जो टाइम मिल रहा है उसमें पहले करना सारे हैं, बट प्रियोरिटी अब पीवाईक्यूज रखो उन टॉपिक्स के भी, एरिया का भी, डिफरेंशियल इक्वेशन का भी। अब प्रियोरिटीज फिर पीवाईक्यूज ही रखो। अगर थोड़ा बहुत कुछ बचा हुआ था एक्सरसाइज का कर रहे हो तो ठीक है। अगर आपका पूरा एक्सरसाइज ही बचा है तो अब उतना टाइम नहीं है, अभी के टाइम पे नहीं है। 1 महीने बाद शायद फिर से आ जाएगा। तो फिर अब पहली प्रायोरिटी पीवाईक्यूज है। दिवाली से पहले हो जाएगा रे? अक्टूबर में, सितंबर में कर दूं? नहीं, आपको जो पेज सही लगता है उसमें लो। इसमें तो समझेगा और फिर सॉल्व भी कर पाएंगे। हाँ, ये लोग सॉल्व करने के लिए टाइम मिलना चाहिए। पेज समझाने का तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम लोग समझ तो जाते हो। ऐसा वाला दिक्कत नहीं लगता मुझे, मतलब मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि तुम कभी डाउट ही नहीं पूछते सर ये नहीं समझा। बोलते हो क्या? कभी बोला नहीं तुम लोगों ने सर ये नहीं समझा? कब पूछा? छोटा मोटा कुछ हो तो सर ये लिखा हुआ नहीं दिखाई दे रहा, उसको थोड़ी बोलते हैं। कुछ कॉन्सेप्चुअली कुछ देखो। अभी ये सब पढ़ा है, इसमें तुमको जरा सा भी किसी को कुछ डाउट आया? आपने इतना इजीली और मस्त तरीके से समझा दिया। देखो ये सोते हुए तो कुछ भी बोल देते हैं। तो समझ तो जाते ही हो, बस ये है कि मटेरियल खत्म होनी चाहिए एक्चुअली। तो जेई में 2 साल में मिल जाता है। अदरवाइज मुझे तो क्या लगता है ना, जितना रिक्वायरमेंट है जेई मेंस और एडवांस के लिए, उसके लिए ऐसा पेस होना चाहिए कि बच्चे को करंट में कम से कम 300 to 400 क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइम मिले। उस स्पीड से पढ़ना चाहिए। इतना नहीं मिलता है 2 साल में, तो नहीं मिलता है। 300-400 क्वेश्चन नहीं होते हैं यार, वो पता ही है अपने को। करंट अगर साथ साथ में पढ़ते पढ़ते नहीं होता है। वो कभी छुट्टियों में कर लो या कभी कुछ और खुद को बहुत एक्सटेंड करके कर लो, बहुत स्ट्रेस करके 300 पहुंच जाओ, ऐसे ही होता है ना। हाँ, मुझे लगता है उतना ज़रूरी है, बट अब करिकुलम वैसा है कि आपको 2 साल में ही करना है। वही टास्क है, तो वही एग्ज़ाम की खास बात भी है ना, तभी तो हार्ड है। लिख रहा हूँ ना, दिवाली से सितंबर में हो जाएगा रे। वैसे 1 महीना है ना, तो सितंबर में अगर छुट्टियां नहीं आई तो हो जाएगा। मतलब 15-20 सितंबर तक होने वाला था, लेकिन अभी बीच में 2 क्लासेस अपनी कैंसिल हो गई ना, 4-4 घंटे की।
तो वो 8 घंटा चला गया ना यार। तो अदरवाइज टारगेट था कि सेकेंड वीक और थर्ड वीक ऑफ सितंबर ख़त्म हो जाएगा, मतलब वो शेड्यूल के हिसाब से वैसे ही था। बट अभी वो 2 वीक आगे जाएगा, तो सितंबर ख़त्म, और कोई छुट्टी आ गई तो अक्टूबर आ जाएगा। ठीक है, हाँ, बट ऐसा कुछ नहीं है तुम लोग के हिसाब से कुछ स्लो चल रहा है, बिकॉज किसी का भी ऐसा फुल मटेरियल सॉल्व करके टाइम बच रहा है ऐसा नहीं है। तो अगर आपके दिमाग में ऐसा है कि सिलेबस बहुत जल्दी हो जाए फिर रिवीजन करने का मौका मिलेगा, तो उसका फ़ायदा तब मिलेगा ना जब पहले आपने पढ़ रखा है, तब रिवीजन करने का फ़ायदा है, क्योंकि पहली बार स्ट्रॉन्ग चीज़ें बननी चाहिए ना। अदरवाइज तो वो रिवीजन ऊपर ऊपर से करते हैं और फिर और डिमोटिवेट हो जाते हैं, अरे यार रिवीजन करने के बाद भी नहीं आना। ठीक है, जो तीसरा कंडीशन है फॉर इनफिनिटी सॉल्यूशन, उसमें डिटरमिनेंट ऑफ ए वापस 0 है। हाँ, तो यहाँ पे 3 केसेस है, अब उनको लिखते हैं। ये लिखा है सर, तो अरे बाप रे, ये पहला वाला डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट 0, उसके नीचे यूनिक सॉल्यूशन लिखा तुमने, यूनिक सॉल्यूशन। फिर दूसरा केस है डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0, लेकिन इसके पास 2 पॉसिबिलिटीज है, एक नो सॉल्यूशन और एक इनफाइनाइट सॉल्यूशन। फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन तो करेक्ट correct. 0 होगा तो वो एग्जिस्ट करेगा। यस, फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन वो 0/0 होना चाहिए। सो फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी मस्ट बी 0, एंड फॉर नो सॉल्यूशन एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी शुड नॉट इक्वल टू 0। बट इस केस में एक एक्सेप्शन है आपके पास, जिसे केमिस्ट्री में होता है, ठीक है ना। हाँ, इफ एडजॉइंट ऑफ ए ही 0 आ गया तो बी तो वैसे भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। करेक्ट, अगर एडजॉइंट ऑफ ए ही 0 आ गया तो फिर वो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी तो 0 ही आने वाला है, लेकिन फिर हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि वहां पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे लिखा इफ एडजॉइंट ऑफ ए इज 0 देन चेक यूजिंग द बेसिक कंडीशन, दैट इज रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट्स। ये लिखा, इफ ये काम का चीज है ये भी, इफ एडजॉइंट ऑफ ए इज 0 देन चेक यूजिंग द रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट। if the curves, if lines are plane जो भी है, if the curves are parallel then there will be ना अगर पैरेलल रहेंगे तो 0 सॉल्यूशन, हाँ, अगर पैरेलल एंड ओवरलैपिंग रहेंगे तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ये लिखा। हाँ, अब इसके नीचे एक लाइन छोड़ के नीचे से लिखो, उस एक लाइन में कुछ लिखेंगे थोड़ी देर में, इसलिए पहले नीचे लिखो कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। ये वर्ड्स बड़े काम के हैं, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन या कंसिस्टेंट सिस्टम ज़्यादा अच्छा वर्ड रहेगा, क्योंकि वो सिस्टम की बातें हो रही है, तो कंसिस्टेंट सिस्टम। ठीक है, इफ सिस्टम हैज 1 और मोर सिस्टम हैज 1 और मोर सॉल्यूशंस, if system has 1 or more solution then it is called consistent system. If 0 0 0 if 0 0 0 3 वेरिएबल्स के लिए मान लो लिख दिया मैंने ना, दैट इज ओरिजिन। 2 वेरिएबल्स के रहा तो 0 0 आएगा, मतलब ओरिजिन। इफ 0 0 0 मैंने 3 में लिखा है बिकॉज ज़्यादातर एप्लीकेशन अपने को 3 वेरिएबल्स में मिलता है, तो ब्रैकेट में ओरिजिन भी लिख सकते हो। इफ 0 0 0 ब्रैकेट में ओरिजिन लिख देना, इज द सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम is the solution of a system, then that solution is called, then that solution is called trivial solution. Then that solution is called trivial solution. स्पेशल नाम दे दिया है ओरिजिन को, ट्रिवियल सॉल्यूशन। ठीक है, इफ छोड़ो अभी, ऑल अदर सॉल्यूशन अदर देन ओरिजिन
all other solutions other than origin, all other solutions other than origin are called non-trivial solution. Non-trivial solution, बस नॉन लगा देना इस वर्ड के आगे. ओके. डिटर्मिनेंट में भी सेम चीजें आएगी, वहां पे फिर से ये सब नहीं लिखूंगा. क्रेमर्स रूल के अंदर में सेम इन्फॉर्मेशन में फिर से नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है, क्योंकि वो भी अगली क्लास में ही पढ़ना है, तो फिर से नहीं पढ़ाऊंगा वो. और उस पर इन वर्ड्स वाले क्वेश्चन और ज़्यादा आते हैं, यहाँ से भी आते ही है, डिटर्मिनेंट से और ज़्यादा है, तो मेंस में भी बहुत आते हैं वहाँ से. तो ठीक है, बन गए ना. अच्छा वो वाला कितना टफ क्वेश्चन था सर, कैसे सॉल्व करा था? 10 मिनट लगा. हाँ, टू बी होल डैश इज इक्वल टू क्वेश्चन. मैं ये सब बोलना बंद कर, फिर एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा. ठीक है, तारा मत. एक्सपेक्टेशन तो वही था. हाँ, मैं तो डर गया कि नहीं कुछ तो कर. हाँ वही, कुछ तो गड़बड़ होगा. सच में ऐसा आ गया था यार, वो तो हटा दिया था यार ये. बस क्या होएगा समझ में नहीं आ रहा है. यार ये कैसे आ गया, ये तो हटा दिया था यार, मेरे को याद है गलती से क्लिक हो गया था, हटा नहीं था क्या यार. मैंने ये बाद में रिव्यू करके ये हटाया था यार, लगता है पहले वाला पेपर आ गया तुमको, पता नहीं सेव नहीं हुआ होगा. हाँ ये क्वेश्चन डल तो गया था, ये तुम्हें को याद है, पर ये गलती से अपडेट तो किया था. पर ठीक है, मैट्रिक्स इजी आता है, 4 मार्क्स का फायदा हो गया तुमको. बाकी भी तो और क्वेश्चन थे ना, बहुत डिफिकल्ट. एक और था, मल्टीप्लिकेशन का रहा होगा, तो इसीलिए ना वो पढ़ाई की तरह मैट्रिक्स था, इसलिए थोड़ा थोड़ा डालना पड़ता है. अब थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगा, थोड़ा सा भी ठीक आएगा. एडवांस में थोड़े लेंथी क्वेश्चन थे बट हो गया. अभी कर लेते हैं, पीवाईक्यूज भी करेंगे ना, कितना लेंथी आता है देखते हैं. ये लिखा. हाँ अब नीचे लिखो, इनकंसिस्टेंट सिस्टम. इनकंसिस्टेंट, ये मजे लेता है रे. वही ना सर. गुजराती आती तुमको इसको? हाँ बड़ा गुजराती में पूछ. इंग्लिश मीडियम. इनकंसिस्टेंट सिस्टम. इन का क्या लिखा है? हाँ इनकंसिस्टेंट क्या आएगा, कॉमन सेंस से बताओ. क्या आएगा इनकंसिस्टेंट सिस्टम का? एक ही से नो सॉल्यूशन. If the system has no solution, then that system is called inconsistent system. Simple. कोई कंफ्यूजन? अब इसमें क्वेश्चंस सीधा पीवाईक्यूज करते लो. तो जरा कोई अच्छा सा करे, एडवांस का मॉड्यूल है ना तुम लोग के पास? नहीं है तो लिख देता हूँ. हाँ बोर्ड पे लिख रहा हूँ, बहुत सारे लोग के पास नहीं है, सब लोग गरीब है बेचारे. ओ अच्छा, टॉपिक पढ़ा के अपना खत्म नहीं, वो बस रोटेशन बचा है वो लिखा दूंगा. थोड़े से क्वेश्चन करते हैं, सिर्फ इसके करें या लाइन से थोड़े से कर लें? नहीं इसके ही करते. इसके ही करें. थोड़ा सा डेंजर वाला तो इजी इजी क्या होता है, मेंस में जाना पड़ेगा इजी के लिए यार. चलो ठीक है, पहले मेंस का एक क्वेश्चन देता हूँ, खुश हो जाओ. पहले एक मेंस का देता हूँ ऑन डिमांड की. सर पहले थोड़ा इजी, ये हटाओ. पेज नंबर 115 पे एक क्वेश्चन है 150 वाला.
क्वेश्चन नंबर 150 है। 150 अच्छी है। इतने साल को तो आज़ादी को भी नहीं खा रहे। कितने क्वेश्चन आते हैं यार। वैसे बोर्ड पे लिखा है मैंने 3x प्लस 5y प्लस लेमडा जेड इक्वल टू 3, 7x प्लस 11y माइनस 9z इक्वल टू 2। जेड तो बहुत अच्छे से जानते हो, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाया था। तो 97x प्लस 155y माइनस 189z इक्वल टू म्यू हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, देन फाइंड म्यू प्लस 2 लेमडा। जिनके पास मॉड्यूल है वो डायरेक्टली वहां से भी देख सकते हैं ऑप्शन, जिसके पास नहीं है वो बोर्ड पे जो लिखा हुआ है उसको देख के सॉल्व कर सकते हैं। रहने दो। वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स वाले का एप्लीकेशन कुछ कर लिया, एक पावर में कुछ आ गया अंदर। हाँ मॉड्यूल में है वैसे, ठीक है कर लेंगे। PYQ से होंगे कहीं कहीं पे बहुत सारे। एडवांस में होगा कि मेंस में होगा? एडवांस में 2022-23 में 21 में था यार कहीं पे। अच्छा उन्होंने यहाँ पे ये नहीं बोला है ना कि होगा या नहीं होगा चेक करो, उन्होंने क्या बोला है सिर्फ इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो दो हाँ सॉल्यूशन है। तो दो कंडीशन है, डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0 एंड जॉइंट ऑफ a into b should be equal to एडजॉइंट ऑफ a into b शुड बी 0। तो वो जो मैट्रिक्स आएगा मैं बस समझाने के लिए लिख रहा हूँ, इधर 3 5 लेमडा 7 11 माइनस 9 97 15 9। अच्छा वो डिटरमिनेंट में ना इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका वैसे म्यू कहाँ गया? ये तो म्यू कहाँ गया? अरे वो ओ अच्छा यहाँ पे आ जाएगा 11, यहाँ पे माइनस 9 155 माइनस 189 और ये एक्स वाई जेड, ये कोएफिशिएंट से आया। ये कोएफिशिएंट दिख रहे हैं 3 5 लेमडा वो लिखा है और इक्वल टू में 3 2 म्यू। तो ये कौन है आपके पास? ये बी है। तो अगर आपको ऐसा कहीं पे मिल रहा है, ठीक है, डिटरमिनेंट से आपको लेमडा मिल तो जाएगा, बड़े बड़े नंबर्स है। अभी वो रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करके ना इनको सिंप्लीफाई करने का एक तरीका होता है। डिटरमिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होता, वो डिटरमिनेंट में हम पढ़ेंगे। मतलब मान लो मैंने इसमें ये 7 है, इधर 15 से मल्टीप्लाई करके इधर माइनस कर दिया पूरी रो का, तो कोई दिक्कत नहीं है। 10 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दिया तब भी वैल्यू सेम आती है, तो वहां से डिटरमिनेंट निकालना आसान हो जाएगा। मतलब इतने बड़े बड़े 97 155 माइनस 189 करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो चीजें सिंप्लीफाई हो जाएगी। नहीं वो एक स्टेप डिटरमिनेंट का है कि सिंप्लीफाई करना है। ये कॉन्सेप्ट तो दोनों में ही है ना, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट दोनों में ही है। या फिर डायरेक्टली क्या करते हैं, इसका जो एडजॉइंट आने वाला है और इसका मल्टीप्लीकेशन 0 आना चाहिए, समझ में आ रहा है? तो इसके मल्टीप्लीकेशन में बी में तो हर बार कौन है? म्यू है ना। तो यहां पे ये एडजॉइंट चाहिए मुझे, राइट? एडजॉइंट ऑफ ए, और यहाँ पे 3 2 म्यू। तो मैं एडजॉइंट का कोई जो मुझे आसान लग रहा है वो एक एलिमेंट निकाल लेता हूं, उसका भी इधर 0 ही आना चाहिए। तो बताओ सबसे आसान कौन सा एलिमेंट रहेगा? इसके लिए निकाल लो पहले तो, क्या है ना, छोटे छोटे नंबर। तो इसका डायगोनल का क्या आएगा बताओ? 11 3 जा माइनस 35, तो -2 माइनस प्लस नहीं नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, ये डायगोनल है, सब पॉजिटिव आने वाला ना, कुछ मल्टीप्लाई करने का जरूरत है, ट्रांसपोज लेने पे भी डायगोनल सेम ही रहेगा, तो ये एलिमेंट -2 ही बनेगा। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो आएगा उसमें यहाँ पे एलिमेंट जो आना चाहिए नहीं, लेकिन इधर के और 2 एलिमेंट चाहिए रहेंगे। निकालना तो पूरा, हाँ पूरा रो निकालना पड़ेगा। अगर इतना इजी दिया तो कुछ तो कैलकुलेशन। हाँ मतलब वो डिटरमिनेंट निकालने पड़ेगा और उसमें निकालना ही पड़ेगा। और यहाँ पे बनाएंगे तो इसमें लेमडा भी आ जाएगा ना। ओहो कोई ऐसा चीज जिसमें पूरी रो में लेमडा नहीं आया, तो फिर उसके लिए ये वाले कोफिशिएंट, तो ये बहुत बड़े बड़े लोग हैं। अबे यार स्मार्ट ही होंगे। हाँ थोड़ा सा तो मेहनत है, तो ठीक है, डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा। निकाल देते खैर चलो, यहाँ की एडजॉइंट पूरा नहीं निकालेंगे, डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा। तो डिटरमिनेंट निकाला क्या?
मेरे लिए वेट कर रहे हो? दैट वैल्यू शुड बी 0 और ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके निकालोगे। अब बस सीखना ही है, 10 मिनट बाद पढ़ ही लो। 10 मिनट मतलब 1-2 घंटे बाद तो सीखना ही है ना। तो यहाँ पे ना R3 को तुम लिख लो R3 माइनस 14R2। अब डिटरमिनेंट में वैल्यूज नहीं बदलती है। मैट्रिक्स में तो क्या होता है ना, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में आपको दोनों चीजें चेंज करनी पड़ती है, ठीक है। यहाँ पे कुछ रूल्स है, इसको नहीं छेड़ सकते। R3 एज इट इज रहेगा, ठीक है। R3 है तो पहले एग्जैक्टली R3 आएगा, 1 2 3 मल्टीप्लाई भी नहीं होगा, मतलब 1 ही होगा, कुछ और मल्टीप्लाई नहीं होगा, ठीक है। लिखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे क्यों कैसे कर रहे हैं, कब कर सकते हैं, सब देखेंगे। अभी के लिए भरोसा कर लो। तो 14R2 कर सकते हो। 14 क्यों? ये 14 7 जा कितना होता है? तो 97 माइनस 98 कितना आएगा? अच्छा, यहाँ पे तुम 14R2 माइनस R3 भी नहीं कर सकते, R3 ही चाहिए, उसी में प्लस माइनस चलेगा। तो बताओ ये कितना आएगा? 3 5 लैम्डा, ये 7 11 माइनस 9। अगला वाला पॉइंट बता दो यार तुम। तो 2 मैंने लिख दिया, एक तो बताओ। -1 पक्का? अगला फिर वापस एक बार समझाओ। ये -1 कैसे आया? पूरा कैसे? ये कैसे लिखा है? R3 इक्वल टू R3 माइनस, वो नहीं समझा। बेटा ट्रांसफॉर्मेशन याद है पिछली बार का? हाँ याद है। तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, R3 को चेंज कर रहे हैं, R3 माइनस 14 इंटू R2। तो 14 7 जा 98, तो 97 माइनस 98 इज -1। नाउ 14 इंटू 11 154, तो 155 माइनस 154 इज 1। नाउ कौन था? 14 इंटू 9 58 आ रहा है। 126 ना, 58 तो माइनस 63 वो 184 है। पक्का ना? हाँ, 189 था कि 9 था ना रे? 189 था, वो भी माइनस में। तो अभी इसमें प्लस कितना कर दिया तुमने? तो अभी कितना? यहाँ कितना बचेगा? माइनस, और माइनस करने का है क्या एक आध बार? ये पर जाने दो, ये 1 1 बन गया अच्छे नंबर से ना, तो ये वैल्यू 0 आना चाहिए। तो आप बता सकते हो, अब तो डिटरमिनेंट निकाल सकते हो। चलो अब करो सॉल्व। और फिर ये इधर एडजॉइंट के लिए जो चीज तुमको अच्छी लग रही है, लैम्डा का वैल्यू पुट करके निकाल लेना। ये डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टी होता है, उसका रीजन समझेंगे डिटरमिनेंट में। नहीं नहीं, माइनस कुछ भी चलेगा वो, क्योंकि वो इजी बन गया, 1 और -1 आ जाए। वो मैंने 1 टारगेट किया ना, वहाँ पे 0 0 चाहिए था। हाँ, यहाँ पे वो 0 0 वाला टारगेट नहीं है। पॉसिबल होता 0 बनाना तो आसान है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारा टारगेट था कि ये सिंप्लीफाई हो जाए बस। हाँ हाँ हाँ, समझेंगे ना, फुल डिटेल में समझेंगे भाई। डिटरमिनेंट में यही पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है। कॉलम में भी कर सकते हैं, डिटरमिनेंट में पढ़ेंगे। अगर 21R2 से ऐड करते हैं तो फिर अच्छा नहीं पड़ता, वो 0 हो जाता तो कौन सा? R3 प्लस 21R2, तो फिर वो 189 हाँ, ये 0 हो जाता, बट फिर ये 2 लोग बच जाते ना, ये और बड़े बड़े नंबर। मतलब एक टर्म तो बचेगा इन 3 में से, तो एक ले लो यार, तो बड़ी बात। और यहाँ पे देखो ना, इसके साथ जो मल्टीपल में आएगा 11 3 जा 35, 33 और 35, तो आसान नंबर ही है। मैट्रिक्स वाला मैंने सॉल्व नहीं किया, वो तुमको करना है। मैंने डिटरमिनेंट तुमको बता दिया। अच्छा, डिटरमिनेंट कौन सी रो से ओपन करना पसंद करोगे, फर्स्ट सेकंड या थर्ड? थर्ड से कर लो ना, ज्यादा आसान है। 1 1 दिख रहा है, थोड़ा मल्टीप्लिकेशन बच जाएगा।
हाँ मैट्रिक्स वाला एक बार मैट्रिक्स वाला एक्सप्लेन करो। अभी मैट्रिक्स वाला किया क्या? मैट्रिक्स कैसे आया वैसे? इसमें सॉल्व फिक्स करना है। हाँ करेंगे ना, अभी करूँगा ना 2 मिनट, अभी सोचने का टाइम दिया तुमको। 690 सर थर्ड रो से मिलेगा ही नहीं, हो जाएगा नहीं मिलेगा सॉरी मेरे को लगा 3 into minus 684 -1 into पहला 45 -11 now 7 next लैम्बडा नेगेटिव आ रहा है। भाई ऐसा आ रहा है -142 148 sorry लैम्डा इज -11। हाँ बेटा एडिन का टेबल बोल। हाँ तुमने गलत, हाँ आता ना, गलत बोला, गलत क्या तुमने, गलत क्या रे? मेरा तो आसान सा गया ना कैलकुलेशन। यही आया, आ गया। इसका आंसर आया, करो। म्यू निकालना पड़ेगा। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ। क्या नहीं समझा बेटा? कैसे मतलब क्यों किया आपने वो सब? मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है बेटा। 97 में से कुछ माइनस करो, क्यों छोटा नंबर बन जाए। तो ये 7 के टेबल में कुछ आता है 97 के पास में 7 के टेबल 98, 14 से बन जा। तो इसलिए मैंने 14 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दिया, तो ये इजी बन गया। ये हम लोग पढ़ेंगे और आगे। पर हम और पढ़ेंगे ये डिटरमिनेंट में। ये स्टेप पढ़ेंगे, ठीक है? इस पर बहुत काम करेंगे। अगला वाला चीज जो है एडजॉइंट, जिसके लिए हमने ये क्वेश्चन लिया है, अब उसकी बात है। ये तो चलो ये एक्स्ट्रा पार्ट आ गया थोड़ा सा, इस पर बहुत काम करेंगे। पूरा लेक्चर अपना ऑलमोस्ट इन्हीं सब में जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे आपके पास मैट्रिक्स कुछ ऐसा बन गया है 3 5 -11 7 11 -9 97 155 -189 into x y z is equal to 3 to म्यू। तो ये है a, ये है x और ये है b। ये समझ में आया? तो एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी शुड बी 0। तो अब एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी में सारे एलिमेंट्स निकालने का जरूरत नहीं है। मैं ऐसी रो या कॉलम के पास जाऊंगा जिसका कैलकुलेशन मेरे लिए आसान है। तो रो के पास जाना पड़ेगा ना, थर्ड के लिए कोफैक्टर्स निकालना आसान है, लेकिन थर्ड के कोफैक्टर्स निकालूंगा तो वो एडजॉइंट के लिए किस में चला जाएगा? कॉलम में चला जाएगा। अरे बाप रे। और फिर कॉलम का मल्टीप्लिकेशन नहीं चाहिए अपने को तो कोई एक जो एडजॉइंट ऑफ बी है, एडजॉइंट ऑफ बी सॉरी एडजॉइंट ऑफ ए, इसका कोई भी एक रो जो तुमको आसान पड़े वो निकाल लो, कोई भी एक रो, बिकॉज उसका मल्टीप्लिकेशन मुझे चाहिए 3 to म्यू के साथ। तो एक रो मिल जाएगा तो उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे अगर, तो म्यू का एक इक्वेशन मिल जाएगा ना, क्योंकि ईच एंट्री 0 चाहिए ना।
तो इधर का रो मतलब इधर के कॉलम्स के लिए, इधर के कॉलम का कोफैक्टर्स ना। हाँ तो कोई ना कोई तो एक बड़ा मल्टीप्लिकेशन करना ही पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते, 189 को छोड़ देते हैं, ठीक है। तो 11 का कोफैक्टर ट्रांसपोज होके यहाँ पे आ जाएगा, सही है। तो बताओ 11 का कोफैक्टर क्या आएगा, मैं डायरेक्ट लिखूं यहाँ पे, 11 का कोफैक्टर वही जगह पे आएगा। बताओ क्या आएगा, ये दो नहीं निकाल रहा हूं, ओके, यहाँ वाला टर्म निकाल रहा हूं। तो 11 को छोड़ दो, ये वाला रो और ये वाला कॉलम, तो 7 इंटू 155 माइनस 97 इंटू 11, ये एक एंट्री आएगी। फिर बीच वाली एंट्री तो -9 के कोफैक्टर ना, लेकिन उसके सामने एक माइनस का मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो -9 के लिए ये वाला रो और ये वाला कॉलम छोड़ दो, तो 3 इंटू 155 माइनस 97 इंटू 5। अभी इनका डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, थोड़े सिंप्लीफाई हो रहे हैं लोग। 7 इंटू 155 माइनस 3 इंटू 155 और 2 इंटू 155 बनेगा, थोड़ा आसान होने वाला है, ठीक है ना। अगला पॉइंट क्या आएगा इसका, थर्ड एंट्री प्लस के साथ में आएगी, माइनस नहीं 3 इंटू 11 माइनस 7 इंटू 5। अच्छा नहीं, अभी हाँ, अभी इसका मल्टीप्लिकेशन किसके साथ, उस कॉलम के साथ ना। तो यहां पे क्या आएगा, 7 इंटू 155 माइनस 97 इंटू 11 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 155 माइनस 97 इंटू 5 इंटू 3। सर 3 और 2 है। कहाँ पे बेटा, 3 2 न्यू यहाँ पे 2 था, ओके ठीक है, यहाँ पे 2 कर लेते हैं यार, कोई बड़ी बात थोड़ी अपने लिए। इधर में क्या आएगा बताओ, म्यू इंटू दिस ना, तो 11 3 जा 7 5 जा, ये पूरा -2 बचा, -2 म्यू इक्वल टू, बस ये निकालना है बस। कितना बच रहे हैं ये देख लेते हैं। 3 2 जा 6, 3 7 जा, अबे 7 आ गया यार, उल्टा तो नहीं किया ना मैंने, 3 2 म्यू ही है ना, 7 3 जा, हाँ मैं निकाल लेना है यार, अब मैं नहीं कर रहा, टैली तो करना पड़ेगा। यार डायरेक्ट कहीं से ये म्यू प्लस 2 लेमडा तो नहीं आ रहा था ना, म्यू प्लस 2 लेमडा आ रहा था क्या कहीं से। डिटरमिनेंट में भी इसको सॉल्व करने का एक और मेथड आएगा, ये जो हम एडजॉइंट निकाल रहे हैं, इस एडजॉइंट की जगह पे एक और डिटरमिनेंट निकालने का जरूरत पड़ता है, ठीक है। तो डिटरमिनेंट में एक और मेथड पढ़ोगे, बट अभी हम लोग एडजॉइंट वाला मेथड सीख रहे हैं, इसलिए इसको ऐसा कर रहे हैं। अभी हमने एडजॉइंट की मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व किया है, सेम क्वेश्चन डिटरमिनेंट में वो क्रेमर्स रूल से सॉल्व होगा, वहां पे एडजॉइंट निकालने का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, वहां पे एक और डिटरमिनेंट फाइंड करने का जरूरत पड़ेगा, तो मिल जाएगा वहां से। थ्री 2 जा 6 7 3 जा 21 माइनस 6 इज 15 इंटू 7 इंटू 155 माइनस 11 3 जा 33 और ये माइनस माइनस प्लस 10 माइनस 23 इंटू 97 इंटू 11 इज 2 म्यू। हमें कुछ कॉमन वॉमन भी नहीं है क्या इनमें? पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ा, ये सब कुछ सब 3 भी नहीं है यार,
बहुत बकवास है यार, सही बात है, कुछ भी कॉमन नहीं है। 23 भी कॉमन नहीं है क्या? यहाँ पे 7, अच्छा 7 नहीं है ना, यहाँ पे कितना है? अच्छा 11 भी चला गया, वो 11 भी गलत लिखा, ऐसा है। हाँ अब ठीक है। तो अब कुछ कॉमन नहीं है ना, सब प्राइम नंबर है। तो 23 इंटू कुछ होता है क्या 155? नहीं होता। हाँ ऐसा भी कर सकते हैं। तो 50 प्लस 5 इंटू 15 माइनस 23 इंटू 100 माइनस 3, 225, 75 माइनस 2300 प्लस 3 3 से 9, 3 2 से 6। हाँ ये ऐसा भी कर सकते हैं ना। तो ये 300, ये कितना बचा? 2300 था, ये 2250, तो माइनस 50 है। कुछ गड़बड़ क्या? हाँ ये माइनस 50 बच गया। 75 माइनस 25 प्लस 25 94। चलो ये 94 आ गया मेरे पास। इस 2 म्यू, तो म्यू इज 47। ऐसे भी कर सकते हैं ना, इतना बड़ा भी गंदा मल्टीप्लिकेशन बाद में नहीं था। 3 लोग होते तो ज़्यादा दिक्कत थी, तो 2 थे तो फिर ठीक। चलो आगे, अगला क्वेश्चन। ये आया ना सबको अभी? तरीका समझाना। चलो एडवांस पे चलते हैं थोड़ा सा। सर मेंस में ऐसा है तो एडवांस में क्या होगा? कोई बताओ एडवांस का इक्वेशन, इक्वेशन वाला। एडवांस का 21 क्या 25 है ही नहीं। अबे मैं इक्वेशन सॉल्विंग की बातें कर रहा हूँ, वो तो बड़ा आसान क्वेश्चन दिख रहा है। 21 तो पावर करने का है। क्वेश्चन नंबर 8, एडवांस का। और ये डेंजर है रे, नहीं लग नहीं रहा। 8 से ज्यादा डेंजर दिख नहीं रहा, देखते हैं। 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा 1 XYZ is 1 minus 1 1. Infinite solution, then 1 plus alpha square का वैल्यू बताओ। न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है तो एक ही आंसर आएगा। इट्स अ न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 JEE एडवांस 2017 का PYQ। 1 alpha alpha square alpha 1 alpha square alpha 1 and the column matrix is XYZ has equal to 1 minus 1 1 has infinite many solution। ये तो आसान सा लग रहा है यार, पहली बार में देखने में लग रहा है ना, बस देखने में ही लग रहा है, लेकिन एडवांस है, कुछ तो होगा अंदर छुपा हुआ। अच्छा अब मैट्रिक्स सॉल्व कर सकते हो पूरा? A का डिटरमिनेंट है 0। हाँ पूरा पूरा। तुम्हारा डिटरमिनेंट वाला टॉपिक किधर है? इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है ना, वो तो छोटा होगा यार, उसमें भी 4 DPPs दे रखे हैं। मैट्रिक्स भी छोटा था नहीं, इतना कितना भी नहीं है, 60 मेन में 60 और डीपीवी में 40-50 है। चलो मैं कर दूं।
क्या पता, कर लो ना जो मर्जी है तुमको, सब करो। तो 3 सिस्टम है ना, वो 2 के लिए तुम A1/2 कर पाओगे, तीसरे के लिए तो दिक्कत है। पावर 4 में चीज जा रही है। इसका कुछ तो होता है ना वो हाँ बेटा, इसका x⁴ प्लस का होता है ना वो, तो x⁴ + 2x² + 1 का प्लस होना चाहिए ना उसमें। ये मैं तो समझा नहीं। अरे वो होता है ना अभी तो। ये तो बेटा 1 α² - 1 का होल स्क्वायर है ना यार, 2 लिखा है बीच में। ये माइनस b द होल स्क्वायर फॉर्मूला याद करो। अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू +-1। अल्फा इज इक्वल टू +-1। वैसे उससे कर तो सकते हैं यार, क्या ट्रांसपोज 0? दोनों के लिए कर तो क्या है, पहली और दूसरी के इनफाइनाइट सॉल्यूशन, दूसरी और तीसरी के इनफाइनाइट सॉल्यूशन। हाँ, उससे भी आंसर आ जाएगा और जल्दी आ जाएगा, क्योंकि नंबर्स यहाँ पे अच्छे हैं ना। अल्फा ही है, वैल्यू 1 कैसे पता चला? α² का वैल्यू कितना है, तो फिर तो +-1 दोनों ले सकते हैं ना। तो -1 पुट करने पे तो 3 आ रहा है ना, तुमने 1 क्यों नहीं लिया? क्यों लिया? क्यों? हाँ तो उसमें भी नहीं आ रही है क्या 1 1 1 में? क्यों नहीं आ रही? क्यों 1 पुट करने पे तो 1 1 1 1 1 1 1 1 बन ही जाएगा, अलग किधर हुआ? हाँ हाँ, कौन सी वाली? एडजॉइंट तो क्यों निकाल के देखा तुमने? वो A1/B1 वाली। हाँ, A1/B1 क्यों? तो डिटरमिनेंट तो 0 आ रहा है ना, फिर भी नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? तुमने देखा कि तुक्का मारा? वो वाली कंडीशन चेक करने के बाद 3 या 1? अल्फा इज 1 या अल्फा इज -1? हो रहा है एक सेकंड। क्यों 1? तो गलती करी, दोनों वैल्यूज आ रही है +-1, उन दोनों में से एक डिसाइड करनी पड़ेगी। तो रुकिए, कर रहे सही। वो -1 सेलेक्ट हो गए, आंसर तो 1 दे रखा होगा पीछे। मैं 3 मत बोलना भाई। हाँ 1 है ना, ठीक है। तो वो +1 रिजेक्ट हो जाएगा, अल्फा का वैल्यू +1 इज रिजेक्टेड। तो वहां से भी दोनों आ रही है। तो फिर इसमें अगर मैंने 1 लिया नहीं, हाँ तो तुमने ये +1 -1 दोनों आ रहा है। पर इसमें अगर मैं -1 एक और कहानी है ना, C1/C2 कांस्टेंट टर्म तो करोगे। -1 तो फिर से आ गया जो मैं -1 आ रहा है, हाँ, तो उधर से तो और आसान आ रहा है, बहुत आसान तरीके से आ रहा है। एडजॉइंट तो 0 ही आ रहा है हर बार, डिटरमिनेंट 0 आ रहा है। तो पैरेलल है और रेशियो सेम नहीं आ रहा है, करेक्ट, इसलिए -1 ही लेंगे, +1 नहीं लेंगे, सही बात है। हाँ? मैं दोनों तरीके से करता हूँ। यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स दे रखा है पहला वाला, वो इतना अच्छा है कि मैं A1/A2 = B1/B2 से भी सॉल्व कर सकता हूँ, पर ये हर बार नहीं कर सकते। इधर ये इतना अच्छा नंबर्स है यहाँ पे कि हर बार रेशो में आपको 1/α या α² वाले टर्म्स ही बच रहे हैं, कोई अजीब सी चीज़ें नहीं बच रही है, तो आप सॉल्व कर पा रहे हो। ठीक है, यहाँ पे सब क्वाड्रेटिक या लीनियर ही टर्म बचेंगे, उससे भी कर सकते हो, बट हम लोग अभी पहले प्रॉपर मेथड एडजॉइंट वाले से करते हैं। तो सबसे पहले डिटरमिनेंट देखा,
1 अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा 1 इक्वल टू 0। यहाँ से आ गया 1 माइनस अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर 0 नहीं, हाँ ये 1 माइनस अल्फा स्क्वायर 0 आया सबका। सो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी किया तो भी अल्फा प्लस माइनस 1 ही आया। हाँ यही तो कहानी है, ये समझ में आ रहा है, ये सबका आया ना। तो यहां से पॉसिबल वैल्यूज ऑफ अल्फा स्क्वायर इज 1, सो अल्फा का वैल्यू तो प्लस माइनस 1 दोनों आ रहा है। तो उन दोनों केसेस में डिटर्मिनेंट तो 0 हो रहा है, ये हुआ डिटर्मिनेंट ऑफ ए, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर इन दोनों ही केसेस में मैंने एडजॉइंट निकाला तो 0 ही आने वाला है, बिकॉज कोफैक्टर मैट्रिक्स से 0 बनेगा। बिकॉज अगर आइदर अल्फा का वैल्यू मैंने 1 लिया तो ए विल बी 1 1 1 1 1। ओ ये तो वही हो गया जो हमने एग्जांपल में देखा था। हाँ, और अल्फा का वैल्यू अगर -1 लिया तो ए विल बी 1 माइनस 1 1 माइनस 1 1 माइनस 1 1 माइनस 1 1। अब इन दोनों में अगर ठीक से देखोगे तो एडजॉइंट का वैल्यू कितना आ रहा है, पहले वाले में 0। तो क्या यहां से डायरेक्टली हम बता पाएंगे कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी 0 हो गया तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन? नहीं, इधर में वो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इक्वल टू 0 वाला अपना हाँ a1 बाय a2 से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ना सर। नहीं, क्यों, मैं समझा नहीं, क्योंकि एडजॉइंट ऑफ ए ही 0 हो गया तो फॉर श्योर फॉर एवरी बी एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी 0 ही आएगा। एडजॉइंट ऑफ ए नल मैट्रिक्स आ रहा है ना, तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एनीथिंग विल बी तो नल मैट्रिक्स ही आएगा। तो वो जो सामने वाला मैट्रिक्स है बी, वो कुछ भी रहे यहाँ पे तो वो 0 ही दिखाई दे देगा। तो हमने वो थ्योरी के टाइम पे लिखा भी है एक्सेप्शन करके कि एडजॉइंट ऑफ ए इज 0, करेक्ट, और यही एग्जांपल लिया था, याद आ रहा है। तो इस केस में हम लोग डायरेक्टली अभी नहीं बोल पाएंगे कि अल्फा का वैल्यू 1 होगा या नहीं होगा। यहां से रिजेक्ट भी नहीं हुआ अल्फा इक्वल टू 1, बट यहां से सेलेक्ट भी नहीं हुआ। हाँ, पॉसिबिलिटी ओनली 2 ही बची है, 1 और -1, बाकी सारी चीजें तो डिटर्मिनेंट की वजह से एलिमिनेट हो गई। तो आइदर +1 होगा आइदर -1 होगा, बट ये स्टेप हमको आइडेंटिफाई करके नहीं दे पा रही है कि +1 होगा या -1 होगा। और अभी मैंने सिर्फ 1 के लिए बात करी, और यहाँ पे देखो इच एलिमेंट का ही कोफैक्टर 0 है ना, तो एडजॉइंट का कोफैक्टर का ही तो ट्रांसपोज है, वो 0 ही आएगा। इसका क्या आ रहा है, इसका भी 0 आ रहा है क्या? नहीं, इसका 0 तो नहीं आ रहा है, ये वाला अरे बाप रे। कैसे सेकंड रो में -1 सेकंड रो में ये वाला -1 है और ये 1 है, तो इसका अबे ये भी 0 हो रहा है, 1 -1 1 -1 1 -1। हाँ, तो यहां से भी ये एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू 0 ही हो रहा है, तो यहां से भी ये अल्फा इक्वल टू -1 सेलेक्ट नहीं हुआ। तो फिर हमें हाँ वो इक्वेशंस में ही पुट करके चेक करना पड़ेगा। तो इक्वेशंस में अगर पुट करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन तो समझ में आता है ना, पहली रो का इसके साथ, दूसरी रो का इसके साथ, तीसरी रो का भी इसी के साथ, और फिर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपैरिजन करेंगे। तो बता सकते हो क्या इक्वेशंस क्या बनने वाली है? मैं अल्फा इक्वल टू 1 के लिए लिखते हैं, करेक्ट, फॉर अल्फा इक्वल टू 1 x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू एक बार कितना आएगा, दूसरी बार में ये x प्लस वाई प्लस जेड, ये तो पैरेलल चीजें आई बट ये -1 आ गया, तो ये नॉन इंटरसेक्टिंग पैरेलल कर्व्स दिखाई दे रहे हैं, तो इधर से कोई भी सॉल्यूशन आएगा नहीं, तो यहां से नो सॉल्यूशन है, करेक्ट, पैरेलल है और कोफिशिएंट की वैल्यू, सॉरी कांस्टेंट टर्म की वैल्यू अलग अलग है। ये समझ में आया? जैसे लाइन्स होती है ना, y प्लस 3x प्लस 4 और y प्लस 3x प्लस 6 आ गया, तो कांस्टेंट टर्म अलग अलग हो गया, तो पैरेलली शिफ्टेड कर्व्स है। ओके, बाद में देखेंगे वो इंटरसेप्ट से लेना देना भी है इन सबका। दिस इज दी एक्सिस का इंटरसेप्ट, मतलब ये भी इंटरसेप्ट है, ये भी इंटरसेप्ट है कोऑर्डिनेट एक्सिस पे प्लेन का, वो 3D में पढ़ेंगे। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट के बाद अगला टॉपिक वही है, मोस्टली अगले हफ्ते में स्टार्ट होगा, ठीक है। हाँ, फिर हाँ वो खत्म हो जाएगा 2 हफ्ते में, फिर प्रोबेबिलिटी पहले खत्म करेंगे, फिर कोनिक। प्रोबेबिलिटी से
जब चालू होगा उसकी इलेक्ट्रिक बोलना इन से क्या होगा। हाँ हाँ, अभी स्ट्रेट लाइन और सर्कल रिवाइज कर लेना। स्ट्रेट लाइन बेसिकली, सर्कल तो उतना जरूरत नहीं पड़ेगा। अभी तो फिर पेपर में आप एक्शन आने वाला है, यहाँ पे आने वाला है, नेक्स्ट पेपर उसके बाद वाले में ना आने वाला है। कोनिक के पहले सब डालूंगा फिर से, पर अभी वेक्टर के लिए थोड़ा बहुत देख लेना। ये समझ में आ रहा है? तो यहाँ से कोई भी सॉल्यूशन आएगा क्या? नहीं। तो अल्फा माइनस 1 इज द ओनली सॉल्यूशन। बस फॉर अल्फा इक्वल टू -1 के लिए वो दोनों अगर चीजें देखोगे सारी चीजें तो सेम हो जाएगी। पूरा लिख के दिखाओ, ये समझ में आया? सर अगर एक रिजेक्ट हो रहा है तो एक तो होना ही चाहिए ना। हाँ, ये भी कहानी है, वो लिख के भी दिख ही रहा है ना। अच्छा, दूसरा तरीका, ये सिर्फ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए अप्लाई हो रहा है। मतलब अप्लाई हर जगह हो सकता है, बट कौन सा वाला बेटा? ये कैसे किया? हाँ, इसका इधर मल्टीप्लाई किया तो यही आएगा ना। मतलब और अच्छे से बताऊं तो ये ऐसा आएगा ना, x प्लस अल्फा वाई प्लस अल्फा स्क्वायर z इक्वल टू 1। करेक्ट। अल्फा x प्लस वाई प्लस अल्फा z इक्वल टू -1, अल्फा स्क्वायर x प्लस अल्फा वाई प्लस z इक्वल टू 1। तो अल्फा इक्वल टू 1 के लिए ये नहीं आ रहा है, अल्फा इक्वल टू -1 के लिए तीनों इक्वेशन सेम आ रही है। तो ये रिजेक्ट हो जाएगा और ये आंसर आ जाएगा। सही है? हर्षिता, कुछ डाउट है? कुछ कंफ्यूजन? वेरी गुड। दूसरा तरीका, ये बस यहाँ पे काम आ रहा है, लेकिन बस यहाँ पे ना ये कोफिशिएंट बड़े अच्छे से, अदरवाइज ये अजीब सी चीजें आ गई है, अननोन चीजें रही, कहीं पे लैम्डा और म्यू का इक्वेशन आया है तो फिर तो चीजें गड़बड़ हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या है, ये 1 बाय अल्फा, अल्फा बाय 1, अल्फा स्क्वायर बाय अल्फा इक्वल टू 1 बाय -1। ये तो होना ही चाहिए ना इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए। तो अल्फा का वैल्यू कितना आ रहा है और दूसरे वाले को भी सेटिस्फाई करना चाहिए। इसको और इसको देख लो, अल्फा बाय अल्फा स्क्वायर 1 बाय अल्फा, अल्फा बाय 1 इज इक्वल टू -1 बाय 1। नहीं, वहां पे तो दोनों ही चीजें इन्वॉल्व हो रही थी ना, आपके पास रिलेशन मिल रहा था क्या डायरेक्टली? मतलब जैसे यहाँ पे तो डायरेक्टली हर जगह पे अल्फा अल्फा ही है, वहां तो अल्फा और म्यू का रेशो आ रहा होगा। वहां पे लास्ट क्वेश्चन में हाँ, लैम्डा और म्यू जो भी था सेम नहीं आ रहा था। हाँ, ये प्लेन्स है, ये सिर्फ यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि ये रेशो दोनों जगह पे सेम सेम आ रहा है। ये यहाँ पे देखोगे तो अगर ये 1 बाय अल्फा सेम सेम आ गया ना, हर बार ऐसा नहीं है। ये पैरेलल कर्व्स, मतलब ये ऐसा नहीं बोल सकते पैरेलल कर्व्स। अरे सर लास्ट क्वेश्चन में एडजॉइंट ऑफ ए थोड़ी 0 आ रहा था। नहीं, हाँ, एडजॉइंट ऑफ ए 0 नहीं आ रहा था वहाँ पे। हाँ, यही सही है, वहाँ पे पैरेलल कर्व्स नहीं है। तो यहाँ पे ये जस्ट लाइन जैसा नहीं है कि आप हर बार a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज इक्वल टू c1 बाय c2 कर लो। आप ऐसे सोचो, दो प्लेन्स है, दो प्लेन, एक ये प्लेन दिखाई दे रहा है, दूसरा ये नीचे वाला प्लेन है। ये कितनी जगह पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? बहुत सारी। ये पूरी लाइन इनफाइनाइट। तीसरा प्लेन भी आ सकता है ना, इधर से एक ऐसे जा रहा होगा, यहाँ से भी तो एक दीवार जा सकती है ना ऐसे। तो वो तीनों का वो कॉमन लाइन अगर आ गई तो वो इनफाइनाइट पॉइंट्स हो गया। तभी क्या वो पैरेलल है? नहीं, ये यहाँ पे वो पैरेलल चीजें बन रही है +1 और -1 से। तो हर बार ये नहीं चलेगा कि +1 या -1, लेकिन पैरेलल चीजें रहे तभी इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा। वो सिर्फ 2 डिग्री के कर्व्स के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे उनका कॉमन इंटरसेक्शन लाइन भी हो सकता है। बात समझ में आई? हाँ, वेरी गुड। ठीक है, तो ये चीज हर बार हम नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे वो पैरेलल आ रहा है और फिर यहाँ से अल्फा का वैल्यू 1 आया, इधर से 1 आ रहा है ना अल्फा का वैल्यू, और अगर ये अल्फा स्क्वायर का वैल्यू +1 -1 मिलेगा, उसके लिए ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी कर रहा है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे कंसिडर कर पाएंगे। बट वो हर बार ऐसा नहीं होगा, और ऐसा भी हो सकता है कि एक चीज आप निकाल पा रहे हो लेकिन दूसरे के लिए वेरीफाई नहीं कर पा रहे हो। वेरीफाई करना भी तो इंपॉर्टेंट चीज है ना, दोनों ही चीजें ट्रू चाहिए आपको, और पैरेलल कर्व्स होगा तभी ये पॉसिबिलिटी होगी। और फिर एक और कहानी है, अगर यहाँ से सेम रेशो आ गया तो आप सेलेक्ट कर लोगे उसको, बट सेम रेशो नहीं आया
तो आप नो सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन नहीं है ये कमेंट भी नहीं कर सकते। मतलब सेलेक्ट तो हो सकता है, रिजेक्ट वाली कहानी यहां पे है ही नहीं। अगर मान लो कोई और अल्फा होता जिसके लिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आ रहा है और ये चीजें इक्वल नहीं है, तब भी हम उस अल्फा को रिजेक्ट नहीं कर सकते। समझ में आई बात है? तो यहां पे सिर्फ सेलेक्ट कर सकते हैं कि अच्छा यहां पे ट्रू हो रहा है, मतलब ट्रू तो रहेगा ही रहेगा। यहां पर फेल हो गया तब भी ये नहीं बोल सकते कि वो अल्फा का वैल्यू रॉन्ग हो गया। तो ये चीज अपने को बहुत रेयर केस में ही काम आएगी। गलती से आ गई इस क्वेश्चन में, अदरवाइज तो ये ऊपर वाली चीजें ही करनी पड़ेगी। ठीक है, समझ में आया? मेंस तो लेकिन ये आसान लगा ना, मेंस वाले में थोड़ी मेहनत ज्यादा थी। आसान तो वो भी था, सेम ही कॉन्सेप्ट था, बस डिटरमिनेंट निकालना था। अगला क्वेश्चन करो। इसमें किसी को कोई डाउट है? पक्का? अगला कोई सा और कौन सा इक्वेशन वाला? 10th वाला? हाँ नहीं नहीं, उसमें तो वो प्लेन व्लेन का डिस्टेंस वगैरह पूछा है यार। तुम ये पूछो 10th है ना, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 0,1,0 फ्रॉम द प्लेन पी पूछा है ना। तो जो प्लेन में बातें कर रहा हूँ उसी से डिस्टेंस वो पढ़ेंगे वेक्टर 3D में। अभी 10th करना है। 10th डेंजर दिख रहा है यार। ओ बाप रे, लिख सबके पास मॉड्यूल है क्या? इसके किस किस बेंच पे मॉड्यूल नहीं है? किस बेंच पे 2 मॉड्यूल है? तुम्हारे पीछे दे दो एक। इनके पास भी मिल गया मॉड्यूल। मॉड्यूल है तुम्हारे पास? चलो, हर बेंच एवरी बेंच पे एक मॉड्यूल है? नहीं, इधर किसी के पास 2 मॉड्यूल है? हाँ, 10th नंबर का क्वेश्चन बहुत बड़ा है यार, मैं लिखवाऊंगा ना बहुत टाइम जाएगा और फिर वो लैंग्वेज में दिक्कत है। मैं पढ़ लूँ क्या पर एक बार क्वेश्चन? क्या बेटा? लेट एस बी दी ऑल ऑफ कॉलम मैट्रिक्स है। ये इंग्लिश मीडियम 116। लेट एस बी द सेट की सम ऑफ ऑल कॉलम साइज दैट द अच्छा एस इक्वल। अच्छा वहां पे एक वर्ड मिसिंग है। लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल कॉलम मैट्रिक्स। लेट एस बी द सेट ऑफ, वो लास्ट लाइन में उन्होंने ना लिखा है B1 B2 B3 बिलोंग्स टू दी एस, मतलब वहां पे सेट आएगा। नहीं सेट वर्ड नहीं, सबसे नीचे वो जो बिलोंग्स टू एस लिखा है उससे ऐड लग रहा है, वो एक वर्ड मिसिंग है। लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल कॉलम मैट्रिक्स B1 B2 B3 सच दैट, वो B1 B2 B3 की कुछ कंडीशंस है। लेट एस बी दी सेट, हाँ सेट आएगा। हाँ वो इसके बिना का देख रहा हूँ। हाँ तो लिख लो उसको, चाहो तो पेन से। अरे लिख लो, जिसका भी मॉडल तुम्हारे पास है लिख लो उसमें। लेट एस बी द सेट, वो सेट वर्ड मिसिंग है। SET क्या? अच्छा इट्स अ टफ वन। ए मल्टीपल चॉइस है। हाँ मल्टीपल चॉइस है। इजी लग रहा है? हाँ थोड़ा सा टफ है वो। लैंग्वेज ही नहीं समझेगी आदि, तो दिक्कत तो ये है उसका। मैं भी उस रिलेशन का ज्यादा कुछ काम नहीं है। हाँ मैं भी जो रिलेशन आएगा ना B1 B2 B3, बस उससे ज्यादा कुछ काम नहीं है। सर ये 0 आ रहा है। उसमें ज्यादा क्या, लेकिन जरूरत तो पड़ी जाएगी। क्या लिखा है? तो पक्का इन्फिनाइट सॉल्यूशन आने वाला है। हाँ 0 भी आ सकता है, तो इन्फाइनाइट के लिए नहीं पर एडजॉइंट ऑफ, सॉल्यूशन लिखा है। हाँ तो इन्फाइनाइट ही आएगा। सही बात है, तो करेक्ट। एडजॉइंट ऑफ A into B इक्वल टू 0 आना चाहिए। हाँ ऑप्शन से देखना पड़ेगा। नहीं सब्स्टिट्यूट कैसे करोगे? क्या B1 B2 B3 का यूनिक वैल्यू मिला?
एक इक्वेशन बनी है आपके पास, उसके तो इन्फाइनाइट वैल्यूज है। तो क्वेश्चन का लास्ट लाइन पढ़ो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स हैज और हैव एट लीस्ट वन सॉल्यूशन ऑफ इच B1 B2 B3 कॉलम मैट्रिक्स। इच B1 B2 इच वर्ड इंपॉर्टेंट है, देखना पड़ेगा ऑप्शन से कैसे समझ लेते हैं अपन। पहले बात तो लेट S बी द सेट ऑफ ऑल, अरे यार ये बदल गया क्या यार, अभी तो अच्छा था। लेट S बी द सेट ऑफ ऑल मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ A0 आया, तो अब डिटर्मिनेंट ऑफ A अगर 0 है तो 0 सॉल्यूशन हो सकते हैं या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो इन्होंने बोला क्या है, हैज एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, तो 0 वाले तो पॉसिबल नहीं है। तो अब इनफाइनाइट के लिए एक कंडीशन है, क्या कंडीशन है, करेक्ट। तो A कौन है आपके पास, -1 2 5 2 -4 3 1 -2 2। इसका एडजॉइंट निकाला तुम लोगों ने, नहीं एडजॉइंट बेटा, तो एडजॉइंट ऑफ A इंटू B शुड बी ए नल मैट्रिक्स। सबको एडजॉइंट निकालते आता है, फिर वो मल्टीप्लाई करोगे, एक ही एंट्री बचेगी कुछ B1 B2 B3 की ना, क्या आ रही है बताओ, B1 प्लस 7B2 प्लस -13B3 इक्वल टू 0। सबकी यही आई, B1 -7B2 माइनस आया इसका, माइनस आना चाहिए, -7B2 -7B2 अच्छा ओके ओके सेम ही है तो सॉरी, हां सेम है। हम निकालना ही पड़ेगा, क्या करें। तो एडजॉइंट ऑफ ए पहले रो के कोफैक्टर्स कॉलम में लिख देने का, ठीक है। तो -1 का कितना आएगा, -8 + 6 -2, फिर इस 2 का कितना आएगा 4 - 3 तो -1, फिर इस 5 का -4 + 4 0। सही लिखा इतना। सेकंड कॉलम के लिए यहां पे लिखने का है, इसको और इसको छोड़ दो तो 4 माइनस का मल्टीप्लाई कौन करेगा, कोफैक्टर है ना बेटा, तो -14 4 + 10 का होल माइनस ना, -14 यहाँ पे -2 -5 इज -7, और इधर फिर से 0, 4 4 4 इधर से 0, हाँ इधर में फिर एक माइनस का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे आएगा कौन, इसका वाला, इसको और इसको छोड़ दो तो -3 -10 -13 इंटू एक माइनस +13, और ये फिर से 0। हम जब सेंट्रल कॉलम का वो निकालते हैं कोफैक्टर, तब माइनस ऐड करते हैं। ऐसा कुछ नहीं, अल्टरनेट है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव था नेगेटिव फिर पॉजिटिव, डायगोनल इज पॉजिटिव, वो I + J का सम याद होगा हमने वैसा लिखा था, तो उसकी वजह से अल्टरनेट आते हैं। हाँ -1 I + J, तो अल्टरनेट चलेगा। तो अब यहाँ पे इसमें B का मल्टीप्लाई करोगे, तो जिसने ये किया है उसका इक्वेशन बताओ कितना आया, जो पहले लिखा था वही है -13। ऐसा क्यों निकाल रहा है, अगर गलती से डिटर्मिनेंट ऑफ A नॉट 0 आ जाता ना, तब तो ये करने का जरूरत भी नहीं था, बिकॉज अगर डिटर्मिनेंट ऑफ A इज नॉट इक्वल टू 0 तो B1 B2 B3 कुछ भी आए उसका एक यूनिक सॉल्यूशन था। बट अब ऑलवेज वन सॉल्यूशन नहीं है, आइदर इनफाइनाइट होगा आइदर 0 होगा, डिपेंडिंग ऑन दिस वैल्यू, बिकॉज डिटर्मिनेंट ऑफ A इज 0। ये कॉन्सेप्ट की बातें समझ में आ रही है, बेटा देख लेना। अब उन्होंने क्या बोला है, फॉर इच B1 B2 B3, मतलब यहां से कितने डिफरेंट B1 B2 B3 मिलेंगे, कितने सेट्स मिलेंगे B1 B2 B3 के, इनफाइनाइट। तो अब उनमें से कुछ भी पुट कर दो आप, गिवन ऑप्शंस में जो इक्वेशन है उनका सॉल्यूशन आना ही चाहिए। द वर्ड इज फॉर इच, एट लीस्ट वन सॉल्यूशन ऑफ
इच b1 b2 b3 बिलोंग्स टू s, तो इसके तो b1 b2 b3 एक ही इक्वेशन है ना, एक इक्वेशन के इनफाइनाइट रूट्स है. एवरी पेयर इज नॉट अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन बट देर आर इनफाइनाइट पेयर्स जो इसके रूट्स है. नहीं, सब सेटिस्फाई कर रहे हो, ये बोला है उन्होंने. फॉर इच b1 b2 b3 एटलीस्ट एक सॉल्यूशन तो चाहिए, या तो एक होगा या इनफाइनाइट होगा, बट इच b1 b2 b3 के सेट के लिए चाहिए. मतलब यहां से कोई भी b1 b2 b3 में उठा लूं, सबके लिए आना ही चाहिए. क्वेश्चन समझ में आया? हम बोलो. B1 B2 और B3 में जो ऑप्शन में वैल्यूज है वो सब्स्टिट्यूट करते हैं. नहीं ना, ऑप्शन में वैल्यूज तो b1 b2 b3 ही है. मतलब x + y + z वो वाला वैसे बोलना. नहीं, ये अब क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे जैसे इनफाइनाइट b1 b2 b3 आएंगे. मैंने जैसे 0 लिया 0 0 0, एक ये आया, ये तो खैर सबको सेटिस्फाई करता है. ये 1 लिया, ये 2 ले लिया, -1 लिया, 2 1, ये एक सेट हुआ. फिर और ले लेते हैं 13 0 1 ले लिया, ये भी आ रहा है ना. ऐसे बहुत सारे पेयर्स होंगे ना, इसके लिए भी वहां पे आप b1 b2 b3 का ये वैल्यू पुट करो तब भी सॉल्यूशन मिले, ये वैल्यू पुट करो तब भी एक सॉल्यूशन एटलीस्ट मिले. इनफाइनाइट भी चलेगा बट एटलीस्ट एक तो मिलना ही चाहिए. अगला और पेयर आएगा, इनफाइनाइट पेयर्स आएंगे ना, उन सब के लिए एटलीस्ट एक सॉल्यूशन चाहिए. कोई भी b1 b2 b3 फ्रॉम दिस सेट पुट करो. तब उसके लिए क्या कहानी है, अगर इधर का जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है 3, जैसे मैं पहला ही ऑप्शन ले लेता हूं, क्या है, x + 2y + 3z = b1. दूसरी वाली क्या है उसमें, 4y + 5z = b2. फिर एक और रखा होगा, x + 2y + = b3. तो जो भी यहां पे सेटिस्फाई करने वाला b1 b2 b3 है, उसके लिए या तो इसका यूनिक सॉल्यूशन हो या इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो. तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए तो b1 b2 b3 कुछ भी चलेंगे. उसके लिए कंडीशन कुछ और ही है. कौन सी? डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 नहीं होना चाहिए. तो सबसे पहले अब हमको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होने की कंडीशन है या 1 सॉल्यूशन होने की कंडीशन है. डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट 0 आ रहा है, निकाला. डिटर्मिनेंट ऑफ ए मतलब 1 2 3 0 4 5 1 2 6. किधर से 0 आ रहा है, कुछ भी. हाँ, 1 × 6 24 - 10 कितना आ रहा है, 6 4 जा 24 - 10 14. फिर -2 × दिस तो चला जाएगा, -5 + 3 × -4, राइट. तो नॉट 0 ना, कितना बच रहा है ये, 12. तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 12 नॉट, सॉरी दो ना, अबे 12 ना बेटा, इज नॉट 0. अब b1 b2 b3 तुम कुछ भी डालो, इसका एक यूनिक सॉल्यूशन है ना. तो यहां से जो भी b1 b2 b3 आएगा वो भी यहां पे डाला तो एक सॉल्यूशन तो आएगा ना. हाँ, तो पहला तो आंसर है, ए तो मिल ये गया. लास्ट स्टेटमेंट रिपीट कीजिए. डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट 0 तो ये यूनिक Means- सॉल्यूशन है. फॉर एवरी सेट ऑफ b1 b2 b3 दिस सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन. तो ये एक तो आएगा, ये तो यहां से भी कोई सा भी b1 b2 b3 आएगा, उसके लिए भी इसका एक सॉल्यूशन तो रहेगा. तो उन्होंने ये आइडेंटिफाई करने के लिए बोला है कि इधर से जो सेट्स आए वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने पे एटलीस्ट एक सॉल्यूशन आना चाहिए. तो ये इधर जो तो सेट्स मिल रहा है वही, वो भी यहाँ पुट करने पे भी सॉल्यूशन आएगा. और भी सॉल्यूशंस है, मतलब बाकी b1 b2 b3 भी आप पुट कर सकते हो, बट इधर से भी कोई सा भी एक पुट किया तब भी हर बार सॉल्यूशन मिलेगा. हाँ अगर डिटरमिनेंट ए 0 आता, हाँ आएगा ना, किसी ऑप्शन में तो आ रहा होगा, देखेंगे ना. तो मतलब ये कंडीशन सैटिस्फाई होना चाहिए ना जो हम तब फिर वो, लेकिन वो इसके लिए भी सॉल्व करना पड़ेगा. वो मेहनत वाला काम है ना, दुआ करो, पर आ रहा होगा, एडवांस है. ये समझा? कोई कंफ्यूजन? अरे ये लॉजिक समझ में आया. आगे का ऑप्शन चेक करोगे? करोगे ना.
हाँ किसी में तो होगा जीरो यार, एडवांस है, ऐसा थोड़ी होता है, अदरवाइज तो इस कंडीशन का कुछ यूज ही नहीं बचेगा। अगर हर बारी डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट जीरो आ गया तो फिर ये करने का ही जरूरत नहीं था, अगर ऐसे ही चेक कर रहे। हाँ तो कहीं ना कहीं तो आ ही रहा होगा। लॉजिक समझ में आ रहा है ना, थोड़ा सा अच्छा है। जीरो आ रहा है, सेकंड के लिए आ रहा है, अरे बाप रे, थर्ड वाला पहले कर लो। अबे यार फोर्थ वाला, सबके डिटरमिनेंट तो चेक करने पड़ेंगे ना, चारों के डिटरमिनेंट चेक करो। सिंगल ऑप्शन होता तो टिक कर देते अब तक 1। मेंस में आ सकता है यार ऐसा, सिंगल ऑप्शन में। उसके लिए भी जीरो आ रहा है बेटा, चौथे के लिए। इसमें एक यूनिक सोल्यूशन आएगा, तो अगर कोई भी B1 B2 B3 पुट करोगे तो भी एक सोल्यूशन तो मिलेगा, इसलिए आंसर ए तो वैसे। हाँ इसलिए एक को तो कंसीडर करना पड़ेगा करेक्ट ऑप्शंस में। जीरो, थर्ड वाला डिटरमिनेंट जीरो नहीं आ रहा है। हाँ फिर उसका इस लेकिन नए वाले सिस्टम का एडजॉइंट निकल गया। हाँ फिर सेम इक्वेशन आनी चाहिए, अगर सेम इक्वेशन नहीं आए तो फिर उसको रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि फिर वो इक्वेशन सेटिस्फाई करने के लिए दोनों सेम सेम चाहिए। तो फिर एडजॉइंट ऑफ ए एंड बी चेक करना पड़ेगा पूरा, ये पूरा मेथड, और फिर वो ये सेम आना चाहिए इसके इक्वल, ये सेम कंडीशन है ना, तो फिर सेम कंडीशन आनी चाहिए, अगर अलग कंडीशन आ गई तो रिजेक्ट। रजिदा आ गया, कौन सा वाला पूरा आ गया क्वेश्चन? ए पीछे देख लो, मुझे नहीं पता आंसर, पहले ही आ गया था मेरे सॉल्व करने से आ गया। सी वाले में कुछ जुगाड़ है? ओके मतलब पैरेलल कर लाइन से। थर्ड वाला ओके, और सेकंड वाला रिजेक्ट क्यों हुआ? अच्छा मतलब इनफाइनाइट में भी नहीं आ रहा है। हाँ मतलब यूनिक में नहीं आ रहा बिकॉज डेल्टा डिटर्मिनेंट जीरो है, और इनफाइनाइट में नहीं आ रहा बिकॉज ये वाली चीज़ जीरो नहीं आ रही है। हाँ मतलब या तो उसका जीरो करने के लिए ये कंडीशन डिफरेंट आ रही होगी ना। हाँ सही है, नहीं कर सकते अब यहाँ पे रेशो वाला कहानी है ही नहीं, दिख ही रहा है रेशो तो किसी तरीके से इक्वल नहीं है, पैरेलल कर्व्स नहीं है, कॉमन इंटरसेक्शन कर्व्स, पैरेलल लाइन कर्व्स हो गए ना वहाँ पे। तो वो उसका जो B1 B2 B3 है यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, वहाँ पे B1 B2 और B3 भी साथ भी कुछ तो आ रहा है प्लस माइनस वन के साथ। वहाँ के जो कांस्टेंट टर्म्स है वो इधर के कांस्टेंट टर्म से कंपेयर करोगे, मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई होना चाहिए, तो वो आ रहा है। वो B1 एक ही है, B2 के साथ वो 2 का मल्टीप्लाई हो गया है, दोनों साइड में इक्वेशन 2 आ गया है। तो अगर वो समझ में आ गया तो अच्छा आ गया, अदरवाइज पूरा सॉल्व करना पड़ेगा सेकंड ऑप्शन जैसा। तो मैं करता हूँ सेकंड ऑप्शन कैसा है। ये फर्स्ट ऑप्शन में किसी को कोई दिक्कत? पहले सेकंड वाले पे चलते हैं ना, फिर सी वाला भी होगा। हाँ सही बात है ही वो तो। चलो मैं अब सेकंड ऑप्शन पे चलता हूँ, ये मॉडल दो बेटा। ओके सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं। तो सेकंड ऑप्शन में है 1 1 3 5 2 6 -2 -1 -3, ये x y z B1 B2 B3। अच्छा यही सिस्टम ऑफ इक्वेशन है क्या सेकंड में? तो अब सेकंड में
आपने फिर से चेक किया इसका डिटर्मिनेंट, 0 तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 0। अब दो पॉसिबिलिटीज है, जीरो सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन, बट फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन जीरो सॉल्यूशन तो नहीं चाहिए। बट अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होने के लिए क्या चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी शुड बी 0, बट प्रोवाइडेड दैट b1 b2 b3 इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हो। तो यहाँ पे b1 b2 b3 निकालने पड़ेंगे किसी तरीके से। तो क्या तरीका, एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी निकाल लो। सेम रिलेशन अगर आ गया तो है सोल्यूशन, तो सॉल्यूशन ये भी है, अगर सेम रिलेशन नहीं आया तो रिजेक्ट। सही है, तो निकाला इसका एडजॉइंट, निकालते हैं। मैं भी निकालूं? यस नहीं ना, तुमको आता तो है, सबको आता है ना। क्या आ रहा है इक्वेशन बताओ, हमें बताओ ना, सॉल्व किया, मैंने सी किया है। एडजॉइंट निकाला, बोलो। अच्छा 0 0 0 3 3 9 -1 -1 -3 ओ, और ये फिर b1 b2 b3 दैट वैल्यू शुड बी 0। तो दिस इनटू दिस भी 0, ये सब 0, ठीक। ये दोनों चीजें तो सेम ही आ रही है ना, तो एक्चुअली क्या आया, b1 प्लस b2 प्लस 3b3 नहीं आ रही सही। तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, तो ऑब्वियसली 1 और 2 इक्वल नहीं है, सो रिजेक्ट। ऑप्शन के b1 b2 वैल्यूज 3 डाल के भी चेक कर सकते हैं ना। क्या, ऑप्शन के b1 b2 b3 वैल्यूज इस इक्वेशन डालने में वो तो एक्स वाई जेड में एक रिलेशन मिलेगा, उसका क्या, सेम आना चाहिए ना पर। कैसे सेम, वो तो एक ही इक्वेशन बनी, कंपेयर किससे करोगे। आपने b1 b2 b3 एक्स वाई जेड के टर्म्स में यहाँ पे पुट कर दिया, हां और ऊपर फिर ऑप्शंस वाले किस ऑप्शन वाले ये सब ना हां यहाँ पे पुट कर दिया, तो एक नया इक्वेशन बन गया। हां वो सेम आना चाहिए। किसके सेम, b3 के लाइक b1 हां 0 आना चाहिए लाइक b1 + 7b2 is equal to 13b3 आना चाहिए फॉर एवरी एक्स वाई जेड। जो ऑप्शंस में है। तो 1 में आ रहा है, सेम ही हुआ हम लोग इक्वेशन निकाल के कंपेयर करते हैं या इक्वेशन में सेम ही हुआ ना 1 वीक नहीं, लेकिन b1 b2 b3 वेरिएबल के टर्म्स में पुट कर रहे हो ना आप, तो कैंसिल आउट हो गया तब तो ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला चीजें तो आपको मिल जाएगी। हाँ, अगर वो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है, कट हो गया तो ठीक है, लेकिन नहीं हुआ तो आप रिजेक्ट नहीं कर पाओगे ना। अगर एक्स वाई जेड कैंसिल आउट नहीं हुए तो आप रिजेक्ट कर दोगे कि ये सॉल्यूशन नहीं होगा, जैसे फर्स्ट वाला केस। अच्छा, डिटर्मिनेंट जिसका 0 आ गया, हाँ इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए आप चेक कर सकते हो, हाँ इनफाइनाइट के लिए चेक कर सकते हो, सही बात है। जैसे यहाँ पे पता है कि डेल्टा का वैल्यू 0 आ गया, तो अब 0 सॉल्यूशन तो चाहिए नहीं हमको, क्या चाहिए, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो बहुत सारे एक्स वाई जेड सेटिस्फाई होनी चाहिए, लेकिन अब उसमें भी दिक्कत है ना, कोई एक इक्वेशन बच भी गई, मान लो गलती से आपके पास ऐसा बन गया 2x + y + 3z = 0 आ गया, तो इसके भी तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं, यहाँ पे भी तो बहुत सारे एक्स वाई जेड आ जाएंगे। ये 0 ही आए ऐसा जरूरी है क्या, हाँ बच नहीं रहा, ये तो क्वेश्चन के लिए थोड़ा फायदा हो गया, अच्छी बात है, बट ये हर बार जरूरी है क्या। मान लो b1 b2 b3 कुछ भी डाला मैंने, a1 a2 a3 के टर्म्स में ऐसा डाल दिया, बड़ा सा कुछ एक्सप्रेशन बन गया, तो ये ऐसे आ जाएगा, और इसका एक 0 0 0 तो हमेशा एक सॉल्यूशन है, ऐसे ऐसे बचेगा ना एक्स वाई जेड के टर्म्स में, b1 भी एक्स वाई जेड के डाला, b2 भी एक्स वाई जेड डाला, b3 भी एक्स वाई जेड डाला, तो यहाँ पे हर बार कुछ तो आ जाएगा, ये px + qy + rz = 0 आ जाएगा। तो तुम बोल रहे हो कि अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है तो पी क्यू आर का वैल्यू 0 आना चाहिए, तुम यही बोल रहे हो। बट क्या जरूरी है कि इसके
इन्फाइनाइट सॉल्यूशन के लिए मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले इन्फाइनाइट एक्स वाई जेड है, तो उसके लिए पी क्यू आर जीरो है नहीं, एवरी एक्स वाई जेड के लिए ये जीरो थोड़ी ना है, ऐसा जरूरी है क्या? इन्फाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब क्या? एवरी एक्स वाई जेड इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन या सिस्टम ऑफ इक्वेशन, और इन्फाइनाइट डिफरेंट एक्स वाई जेड आर द सॉल्यूशन। इन्फाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब और एवरी एक्स वाई जेड इज द सॉल्यूशन, ये दोनों अलग अलग बातें हैं या सेम बातें हैं? अलग अलग है ऑब्वियसली। द इन्फाइनाइट सॉल्यूशंस मीनिंग दैट देयर आर मेनी पेयर्स, बहुत सारे पेयर्स हैं, बट ऐसा नहीं है कि एवरी पेयर। सिर्फ मैंने कोई भी नंबर ले लिया, जैसे दो लाइन तुमने 2D के लिए ले ली मैंने, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 और 2x प्लस 2y इक्वल टू 4, इन दोनों के इन्फाइनाइट सॉल्यूशंस है बिकॉज ओवरलैपिंग लाइन्स है, बट नॉट एवरी x, y इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। उसमें भी वैसा ही है ना फिर, पर तो इससे रिजेक्ट कर सकते हैं ना हम लोग, कैसे? अगर वो सेम नहीं आ रहा, कुछ बच रहा है तो मतलब ये फर्स्ट केस में तो बच रहा है ना। पर वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा ना। फर्स्ट केस में तो डिटरमिनेंट ही जीरो नहीं है ना। हाँ सेकंड केस में हम लोग ने अगर डाला उसके बाद डिटरमिनेंट जीरो आ रहा है, हाँ नहीं, अगर ये जीरो आ गया, ये वाला वैल्यू अगर b1 b2 b3 यहाँ पे पुट करने पे जीरो आ गए, तब तो आप सेलेक्ट कर लोगे, हाँ बट अगर नॉन जीरो आया तो रिजेक्ट कर पाओगे? ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा। हाँ, b1 b2 b3 का यही इक्वेशन चाहिए तो अगर हम लोग b1 b2 b3 के जो इसमें वैल्यूज दिए हैं x y z के टर्म्स में। हाँ वो इसमें डालेंगे और जीरो आया तो मतलब वो आंसर है। हाँ, जीरो आया तब फॉर श्योर आंसर है, नो डाउट, तब तो आंसर है। जीरो नहीं आया तो रिजेक्ट कर सकते हैं क्या, ये क्वेश्चन है। पर इक्वेशन का इक्वेशन है ना, तो हम लोग डेफिनेटली रिजेक्ट कर सकते हैं। अगर नहीं ना, लेकिन उसमें वेरिएबल है ना, कांस्टेंट है किधर? सर अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं कि b1 + 7 b2 = 13 b3 तो LHS और RHS का तो इक्वल नहीं आएगा, तो अगर ऐसे करते तो कुछ x के लिए तो आएगा ना। 36x आपने कुछ भी डाला, ये दोनों चीजें इक्वल, अरे इक्वल और आप कंपेयर कब कर पाओगे, जब वो कांस्टेंट है। मैंने बोला कि चलो ये वाला इक्वेशन बताओ, ये ऐसा कुछ आ गया यहाँ पे पुट करने के बाद, मैं पूरा इक्वेशन है रैंडमली कुछ बोल रहा हूँ, ठीक है। ये आ गया 2x + 3y इक्वल टू 5z, पूरा सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके आ गया। इसके कितने x y z के पेयर्स हैं? इनफाइनाइट। तो रिजेक्ट कैसे करोगे? अगर ये ऐसा आ गया कि भाई 0 × x + 0 × y + 0 × z इक्वल टू 0, तब तो ट्रू है कि एवरी एक्स वाई जेड यहाँ पे वर्क करेगा भाई, एवरी एक्स वाई जेड के लिए ये इक्वल होंगे, ठीक है ना। बट अगर मैंने ऐसा कुछ और बोला होता तब तो चीज़ें अलग थे ना, यहाँ पे कुछ नंबर आ जाए तब तो अलग अलग एक्स वाई जेड होंगे ना। नहीं समझ में आ रहा है? हाँ, मतलब आप सेलेक्ट कर सकते हो बिकॉज ऑफ जीरो आ रहा है, बट आप रिजेक्ट नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ नॉन जीरो है। हाँ, ये सब मुझे लग रहा है। अभी ABCD है क्या? है सी डी इज द आंसर। तो तुमने जो अभी तक लॉजिक लगाया है उसमें तो रिजेक्ट वाला चीज सिर्फ इसलिए ना कि अगर ये जीरो नहीं आए तो बोल दो कि रिजेक्ट, लेकिन ऐसा तो हो ही सकता है ना यार, ये 2x + 3y माइनस या इक्वल टू 0 आ गया, तो इसके कितने सॉल्यूशंस हैं? बहुत सारे। उसका ईच सॉल्यूशन थोड़ी ना इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। किसका इच सॉल्यूशन? एक तो जो इक्वेशन हम लोग को आया बी में, उसका ईच सॉल्यूशन थोड़ी ना इस इक्वेशन को इच सॉल्यूशन कर रहा है, बस x की वैल्यूज क्या क्या आएगी इसमें? 1, 1, 0, 2, 2, 0, 3, 3, ये तो जीरो तो जेड तो कुछ भी ले लो, जेड तो ऑल रियल ले लो, बस एक्स वाई जेड के साथ ये रिलेशन होना चाहिए। तो इच सॉल्यूशन, ये तो एक्स वाई जेड की वैल्यूज है, उन्होंने एक्स वाई जेड के बारे में बात ही नहीं करी कि क्या सॉल्यूशन है। ऐसा नहीं बोला कि इधर के सिस्टम के जो एक्स वाई जेड थे वही एक्स वाई जेड यहाँ के आए, ऐसा कुछ नहीं बोला है। इधर हो सकता है 1, 2, 3 सॉल्यूशन है, वहां पे 1, 2, 3 सॉल्यूशन नहीं है, बट कुछ और सॉल्यूशन है। क्वेश्चन ऐसा है, एक तो होगा पर कोई और सॉल्यूशन होगा वो चलेगा, बस सॉल्यूशन चाहिए। ऐसा नहीं बोला कि दोनों का सॉल्यूशन सेम चाहिए, ऐसा क्वेश्चन नहीं है। द क्वेश्चन इज इधर के b1 b2 b3, जैसे मैंने यहां से कोई b1 b2 b3 उठाया, जैसे यही उठाया -1, 2, 1, तो यहाँ पे -1, 2, 1 पुट करने पे एक्स वाई जेड का कुछ तो वैल्यू आए, क्या आए उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, कुछ भी आए।
नॉट नेसेसरी कि उनका सबका सम 0 आए, नॉट नेसेसरी कि ये तीनों इक्वेशंस को इस तरीके से पुट करने पे वो 0 आए। अब हाँ B1 B2 B3 के बीच में रिलेशन होगा ना, मतलब हर एक इक्वेशन में डालेंगे तो B1 B2 और B3 की जो वैल्यूज आएगी उसमें एक इक्वेशन में रिलेशन होगा जो सेम टू सेम ये रिलेशन होगा। लेकिन उसमें x और y z भी रहेंगे, तो x y z पे डिपेंड करेगा ना। हाँ जैसे मान लो B1 का वैल्यू x के टर्म में है, B2 भी x के टर्म में है, B3 भी x के टर्म में है, सब कुछ पुट करोगे तो x के टर्म में चीज़ें बचेगी ना। अब जैसे ये आ गया 2x माइनस 3y प्लस 4z, ये सब कुछ B1 B2 B3 पुट करने पे ऐसा आ गया। इक्वल टू में 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कैसे डिसाइड होगा, x y z की वैल्यूज पे। तो कुछ x के लिए ये 0 है, कुछ के लिए नहीं है। जो कुछ के लिए नहीं है तो each के लिए नहीं है ना, तो each मतलब कैसे पता चला, each B1 B2 B3 each x ना ना ना, क्वेश्चन अलग है बेटा। each B1 B2 B3 नॉट each x1 x2 x3। पर अगर x y z ये अगर अलग हो गए तो लोग एक सॉल्व कैसे, वही तो बोल रखा है, x y z अलग आ जाए। जैसे यूनिक सॉल्यूशन की बात है उसमें तो अलग ही है। हाँ नहीं तो ये तो हर बार ही आएगा ना, आप कुछ भी B1 B2 B3 ले लो, हाँ तो हर बार ही आएगा। तो यहाँ पे वो डिसाइड कैसे हुआ कि इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के रूट्स थे या नहीं, बिकॉज यहाँ पे तो एक ही प्लेन बचा ना, तो एक प्लेन के तो हमेशा डिफरेंट इन्फिनिट पॉइंट्स उसके ऊपर लाई करेंगे। तो वो डिसाइड ही नहीं हुआ कि इधर वाली चीज़ें से कुछ, मतलब वैसे भी आपने कोई भी एक रिलेशन को कितने भी इक्वेशंस दे दी, उनको ऐड कर दिया, कुछ भी मल्टीप्लाई डिवाइड करके ऐड कर दिया, कुछ तो इक्वेशन बन ही जाएगा ना, कुछ तो इक्वेशन बनेगा ना। आपको मैंने 10 लाइन दे दी अलग 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 अलग, सबको ऐड कर दो, एक लीनियर इक्वेशन बनी जाएगी ना। अब वो सारी लीनियर इक्वेशन एक पॉइंट से जा रही है या 10 अलग अलग पॉइंट से इंटरसेक्ट कर रही है, उसका इन पॉइंट से क्या लेना देना, नहीं बता सकते। और ऐसा भी हो सकता है कि उन 10 लोगों का कोई कॉमन पॉइंट नहीं था, लेकिन उन सब 10 लाइंस को ऐड किया, उसके बाद जो एक नया लीनियर इक्वेशन बना उसका एक रूट तो आएगा, और उसे इन्फिनिट रूट्स आएंगे। हाँ अगर ऐसा आ गया कि उन सबको ऐड करने पे 0 ही आ रहा है, तब तो हम बोल सकते थे कि अच्छा सब लोग एक जगह से पास हो रही है, क्योंकि वो सेम पॉइंट पे सबका सम 0 आ रहा है। बट नहीं आ रहा, तब भी पॉसिबिलिटीज तो है ही ना, किसी पर्टिकुलर x, y के लिए वो 0 आ जाए, तो रिजेक्ट नहीं कर पाओगे आप। अगर सब कुछ एडिशन यहाँ पे पुट करने पे B1 B2 B3 पुट करने पे वो 0 आ गया, तब तो सिलेक्ट तो हो गया कि वो सॉल्यूशन है। बट अगर ये 0 नहीं आया तब भी रिजेक्ट नहीं कर सकते। जैसे बोलो, तुम कोई सा भी बोलो, कौन सा बोल रहे हो, थर्ड वाला में तो कहानी ऐसा है ना, वो पैरेलल कर्व्स आ गए, थर्ड वाले में कर्व्स पैरेलल है, सेकंड वाले में ना रिजेक्ट हो गई, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के साथ रिजेक्ट हो रहा है, तो वो तो रिजेक्ट हो जाएगा वहां से। मतलब रिजेक्ट होने के लिए फॉर श्योर वो 0 नहीं आने वाला। बट कोई और इक्वेशन जिसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो, लेकिन फिर वो ये B1 से 1 B2, अब ये खुद से सोच पाना थोड़ा सा मुश्किल है। उन्होंने दिया होता ना तो उठा लेते ऑप्शन में से, उन्होंने दिया नहीं। हाँ आप बोल रहे हो कि इधर का जो x y z का सॉल्यूशन आ रहा है, वो सॉल्यूशन और ये है जो इक्वेशन का सॉल्यूशन डिफरेंट है। वो डिफरेंट है। हाँ ये क्वेश्चन है, तो हम लोग सॉल्व कैसे कर रहे हैं? हम तो B1 B2 B3 के लिए सॉल्व कर रहे हैं भाई। उन्होंने क्या बोला है देखो, छोटे छोटे शब्दों में समझो, क्वेश्चन नहीं समझा बेटा अभी तक तुमको। क्वेश्चन क्या है, x + 2y = B1, x - 2y = B2। ओके, इनका कोई सॉल्यूशन नहीं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस वाली बातें है ना, तो हाँ ये छोटे, ये इक्वल ही हो गया, ये सेम हो जाएगा यार। 2x + 4y + B2। तो अब फिर बताना है, इधर में ऑप्शंस में है कहीं पे ऐसा आ गया 3x - 4y = B1, फिर 6x + 8y = B2, एक ऑप्शन आ गया। दूसरा आ गया 3x - 4y = B1, 6x - 8y = B2। तो इनमें से कौन सा पेयर है जिसके लिए यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है, ठीक है,
उसके लिए जो भी b1 b2 आएंगे उसके लिए इधर भी सॉल्यूशंस मिलेंगे, ये क्वेश्चन है। जैसे यहां पे दिख रहा है तुमको b1 और b2 के लिए क्या रेशियो आना चाहिए कि b1 इक्वल टू b2 बाई 2 आना चाहिए, राइट। तो इधर 1 आया, इधर 2 आया, तो इधर 1 आना चाहिए, 4 आया तो 2 आना चाहिए, करेक्ट। तो ये 2,1 यहां पे पुट करो, तो 3x माइनस 4y इक्वल टू 2, 6x प्लस 8y इक्वल टू 1। तो क्या इसका सॉल्यूशन है? नहीं, ये पैरेलल कर्व्स है, नहीं है इनका सॉल्यूशन। हाँ, एक सॉल्यूशन है, इसका एक सॉल्यूशन है। हाँ, इसका भी यूनिक सॉल्यूशन तो है ना, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। बट क्या इसका जो x और y का वैल्यू है, क्या इसका वो सॉल्यूशन है? नहीं, इसके सॉल्यूशंस क्या है बताओ? 3x माइनस 4y इक्वल टू 2, और वो क्या लिखा हुआ है 6x प्लस 8y इक्वल टू 1। कितना? x इज इक्वल टू और y इक्वल टू अच्छा, b1 का वैल्यू 1 और b2 का वैल्यू 2। अरे हाँ, उल्टा लिखा ना, यहाँ पे होना भी चाहिए था 1 और 2, गलती किया ना। अरे ये दोनों चीजें इक्वल चाहिए थी, तो 1,2, हाँ 1,2 ही होना चाहिए था, सही बात है। हाँ, तो ऐसा ना, तो अब कितना आ जाएगा ये, इसको छोड़ दो, 3x प्लस 4y इक्वल टू 1, ऐसा 1/3, 0। तो क्या 1/3, इधर से किसी भी इक्वेशन का रूट है? नहीं ना, इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या 1/3, 0? नहीं, तो इसका xy अलग है, इन ऑप्शंस का xy अलग है। कंडीशन b1 b2 की है। इसके लिए जो b1 b2 आया, जिसे मैंने 1,2 लिया, उसके लिए भी इसका एक सॉल्यूशन आएगा। यहाँ से b1 b2 का और भी वैल्यू हो सकती है। मैंने लिया 2,4, b1 b2 ये भी हो सकता है ना। तो b1 b2 यहाँ पे b1 का वैल्यू 2 पुट करो, b2 का वैल्यू 4 पुट करो, तब भी एक सॉल्यूशन आएगा ना। तो ये ऑप्शन है, ऐसा पूछा उन्होंने। इधर से जो भी b1 b2 उठाया वो यहाँ पे पुट करे तो इस सिस्टम का सॉल्यूशन आए, ये क्वेश्चन है। क्या सॉल्यूशन आए वो बातें नहीं हो रही है। नहीं, x और y का कोई मैच होना नहीं है, b1 b2 की कंडीशन है। कौन सी? b1 इज इक्वल टू, हाँ यहाँ से b1 इक्वल टू कितना आया था 2b2, b2 बाय 2। अच्छा ठीक है। अच्छा एक और इक्वेशन लेते हैं ऐसा, कोई सा और ले लेते हैं ना, इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला केस लेते हैं। वन सॉल्यूशन के लिए तो ये दोनों इक्वल नहीं आएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए एवरी b1 b2 के लिए, हाँ लेकिन 2 का ही चाहिए रहेगा क्या रिलेशन। लेकिन ये 2 डिग्री वाली कर्व ना, यहाँ पे तो पैरेलल कर्व्स ही चाहिए, तो पैरेलल यहाँ पे तो आ जाएगा 3 के लिए। लेकिन क्या ये, अच्छा 3 के लिए ये जरूरी है क्या a1/2? नहीं, वो भी नहीं है। अच्छा 2 डिग्री के लिए तो क्या है ना, अब यहाँ पे आप 2 डिग्री के लिए पुट करोगे तो ये दोनों के अगर इनफाइनाइट इंटरसेक्शन है तो फॉर श्योर ये क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। पर क्या 3 डिग्री के लिए वो पैरेलल होना जरूरी है? नहीं है, 3 डिग्री के पैरेलल होना जरूरी नहीं है। तो वहां पे पुट करके क्या मिलेगा, समझ में आ रहा है? कितनी बार तो बताओ बेटा आज की क्लास में, प्लेन के इंटरसेक्शन कितने हो सकते हैं? इनफाइनाइट ना। हाँ देखो ये एक प्लेन है, एक प्लेन ये है, 2 प्लेन्स क्या पैरेलल है ये? नहीं, इनके इंटरसेक्शन पॉइंट ये लाइन बन रही है, उस लाइन पे कितने डिफरेंट पॉइंट्स हैं? इनफाइनाइट। अब 3 पॉइंट्स की बात है ना। तीसरा ये प्लेन है, ऐसा जा रहा है, ऐसा मान लो, सपोज कर लो ऐसा बड़ा सा है, ये ऐसे जा रहा है, यहाँ से कितनी जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है? ऊपर से देख लो, इनफाइनाइट। क्या तीनों में कोई भी पेयर पैरेलल है? नहीं। तो क्या a1/2 इज इक्वल टू b1/b2 वाला कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा? नहीं करेगा।
ठीक है, समझ में आ रही बात है? पैरेलल के लिए वो चीजें रहती है, लेकिन यहाँ पे पैरेलल होना जरूरी नहीं है नंबर ऑफ इनफाइनाइट इंटरसेक्शंस के लिए, बिकॉज यहाँ पे तीनों का कॉमन लाइन हो सकता है। कॉमन लाइन की कुछ कंडीशन है, वो हम पढ़ेंगे। L1 प्लस लैम्डा L2 फैमिली ऑफ प्लेन्स होता है, वो सब पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो वहां पे डायरेक्टली पुट करके हम जीरो नहीं बोल पाएंगे। अगर जीरो मिल गया तब तो बोल सकते हैं, बट रिजेक्ट नहीं कर पाएंगे, उल्टा वाला ट्रू नहीं है, ठीक है। अगर सेटिस्फाई हो रहा है तब तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं हो रहा तब भी हमें पता नहीं है कि वो इन और सॉल्यूशन से एग्जिस्ट करेंगे या नहीं करेंगे। समझा अभी? कुछ और डाउट? पक्का? चलो, तो आज के लिए फिर बाकी के दो ऑप्शंस हो गए। चलो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। मैट्रिक्स सॉल्व कर सकते हो पूरा।